प्रश्न का अल्पसूचित प्रश्न मान सदस्य श्री अमित कुमार यादव जी। श्री आलोक कुमार चौरसिया जी। पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल पत्र निर्माण विभाग से जुड़ा हुआ महोदय। उत्तर प्राप्त है जिससे हम कहा तो संतुष्ट नहीं है महोदय। मेरा सवाल है कि जब 2007 बैच में सभी सहायक अभियंता के नियुक्ति के आधार पर अवधि के पदस्थापन निर्वहन प्रतीक्षा मानकर वेतन भुगतान किया गया था, वर्ष 2022 में नियुक्ति सभी सहायक अभियंताओं को 6 माह के वेतन नहीं दिया गया। क्या सरकार पथ निर्माण में जो कार्य कर रहे हैं उन अधिकारियों को वेतन देने के काम करेगी जो एसटीओ के पद पर है? मैं सरकार से जवाब चाहते हैं महोदय। माननीय मंत्री जी। विभाग ने बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया है, पता नहीं माननीय सदस्य ने उसको पढ़ा है कि नहीं। विभाग स्पष्ट रूप से ये लिखता है कि वर्ष 2022 में नियुक्त सहायक अभियंताओं को उनके प्रथम योगदान की तिथि से प्रभार ग्रहण करने की तिथि की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के विनिमयम एवं वेतनादि के भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अब इसके बाद क्या जानना चाहते हैं? ठीक है अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार की इच्छा है तो इसमें हमको उत्तर से हम संतुष्ट है महोदय, क्योंकि उत्तर हमने देखा उसमें, क्योंकि मेरा भी इच्छा है, कुछ लोग हमारे पास भी आए थे तो इच्छा है कि उन लोग को जल्द से जल्द अगर भुगतान किया जाए तो उन लोग को सहायता मिले महोदय। माननीय सदस्य सरजू राय के धरना पर ये विधायक माननीय विधायक लुइस जी और पूर्णिमा जी, माननीय विधायक झरिया धरना पर है, उनको ससम्मान सदन तक ले आए। सरजू राय जी किनका? हाँ, माननीय सदस्य सरजू राय जी। महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है, मगर उत्तर में बहुत विसंगतियां हैं महोदय। मैंने स्पष्ट रूप से ये पूछा है कि 2019 से 24 के बीच मांगो पेयजल परियोजना के जो बचे कार्य हैं उनका मैंने जिक्र किया है, और इंटरक्वेल में बालू भर गया है, उसकी सफाई नहीं की गई महोदय। अब इसके उत्तर में ये कहा गया है कि एनएचआई के एलिवेटेड कॉरिडोर से संबंधित निर्माण कार्य के कारण राइजिंग पाइपलाइन के लेइंग का कार्य बाधित है महोदय, और दिया गया है कि ईएसआर का काम जो मैंने जिक्र किया हो गया है महोदय। ईएसआर का काम 5 साल पहले हो गया है, पूरा हो गया है, और ये कहा गया है कि चूंकि उस सड़क पर एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है इसलिए काम में बाधा है महोदय। ये सत्य नहीं है। पहले भी मैंने सवाल किया था 2025 में, तो उसमें उत्तर आया है कि एनएचआई के सीडब्ल्यूआरएम पाइपलाइन बिछाने हेतु एनओसी विलंब से प्राप्त होने के कारण कार्य पूरा नहीं हो पाया। तो ये विसंगति है महोदय। एनओसी विलंब से आया तो क्यों आया? क्योंकि एक प्रश्न है सर जी बाबू। हाँ, क्यों आया? माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, राज्य सरकार के अधीनस्थ मान्यवर वरिष्ठ सदस्य की चिंता है, राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों के बीच में समन्वय स्थापित न हो, यह राज्य सरकार की नैतिक जवाबदेही बनती है। लेकिन मसले जब राज्य और केंद्र सरकार के अधीन विभागों के बीच के समन्वय के आते हैं तो वैसी स्थिति में हमारे पास विहित प्रक्रियाओं के अनुपालन के साथ ही उनसे एनओसी प्राप्त करने का प्रावधान है। एनएचआई ने अगर एनओसी विलंब से दिया तो उनके कारणों की समीक्षा तो विभाग जरूर करेगा,
और माननीय सदस्य अगर संतुष्ट नहीं है तो समीक्षा उपरांत जो भी वस्तु स्थिति निकल कर आएगी आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत करा देंगे। महोदय, मैंने यह प्रश्न इसलिए पूछा है कि गर्मी का समय आ रहा है, एक महत्वाकांक्षी पेयजल परियोजना जिस पर 100 करोड़ रुपया से अधिक खर्च हो गया है, अगर वह परियोजना दगा दे रही है तो क्या कारण रहे हैं पिछले 5 साल 6 साल में जिस कारण से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, तो सरकार को भी इसी भावना से इसका उत्तर देना चाहिए। मैं कोई सरकार पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये परियोजना पेयजल की है, चले अच्छी तरह चले, तो इसमें जो कठिनाइयां हैं महोदय, उसको दूर करने में लापरवाही बहुत बरती गई है। महोदय, मैं विधायक इस क्षेत्र से निर्वाचित हुआ 1.5 साल पहले, तो मैं दिसंबर में ही पेयजल स्वच्छता विभाग के सचिव से मिला था। उन्होंने 2 कमेटियां बनाई जांच के लिए, पेयजल स्वच्छता विभाग के सिविल के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और मैकेनिकल के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, दोनों ने रिपोर्ट दिया कि ये कमियां हैं। उन कमियों को आधार बनाकर ही मैंने प्रश्न किया है कि वो कमियां दूर होनी चाहिए, ये मेरी अपेक्षा है सरकार से। अब चूंकि यह योजना नगर विकास विभाग को स्थानांतरित हो गई है, तो स्थानांतरण के समय भी मैंने कहा था कि जितनी भी कमियां हैं उन कमियों को अगर नगर विकास विभाग ले रहा है तो उसकी एक इन्वेंट्री बना लेनी चाहिए कि क्या क्या कमी है, नहीं तो फिर हम इसको दूर नहीं कर पाएंगे। यही कारण है महोदय। वहाँ अब मैंने ये भी दिया है कि जितने मोटर लगे हुए हैं, पुराने मोटर हैं, 10 साल पुराने हैं, वो जल जा रहे हैं, ये पूछा है मैंने महोदय, मगर इसके बारे में भी हमारे उत्तर में कोई संतोषजनक तथ्य नहीं दिए गए हैं महोदय। माननीय मंत्री जी, जबकि मेरे पास उसके प्रमाण है, कागजात हैं कि ये मोटर कब खराब हुए, ठीक है, मोटर कैसे बने। आगे माननीय मंत्री। मान्यवर वरिष्ठ सदस्य उसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर विभाग के पदाधिकारियों को जो रांची में पदस्थापित हैं या प्रभारी मंत्री के तौर पर मैं जो उत्तर दे रहा हूं, हमारी पहुंच एक सीमित पहुंच है मान्यवर। डे टू डे एक्टिविटीज में परियोजना के संचालन परिचालन में कहां क्या कमियां आई हैं, ये माननीय विधायक उससे ज्यादा अवगत हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि समयबद्ध सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत सारे कारणों और कारकों पर निर्भर करता है। जाहिर तौर पर उन तमाम कारणों और कारकों को एड्रेस करते हुए योजना का पूर्ण कराना विभाग की, जो भी विभाग हो, पूर्व में तो इसका काम लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने किया है, बाद में यह नगर विकास को हैंडओवर हुआ है। 2009 की यह परियोजना है मान्यवर। 2009 की परियोजना में मानगों की आबादी के अनुसार इसका ड्राइंग डिजाइन किया गया था। आज के डेट में 2009 से लेकर 2026 के बीच में 17 वर्षों में मानगों की जल की आपूर्ति की जो मात्रा थी वो भी कई एक गुना बढ़ चुकी है, कई एक मसले बने हैं, लेकिन कुल तमाम बातों को वो तो माननीय सरयू राय एक एक बिंदु निकाल सकते हैं, इसलिए कि उसी क्षेत्र से आते हैं। नटसेल में विभाग ने ये उत्तर दिया है कि इन विसंगतियों का उसको ज्ञान है। बाहरी जो कारण है कि एनएचएआई का एलिवेटेड कॉरिडोर, अगर मेन राइजिंग पाइप के लेइंग में बड़ी समस्या है तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि एनएचएआई का एलिवेटेड कॉरिडोर कंप्लीट होकर एनएचएआई हमको पाइप लेइंग का अनुमति प्रदान करे तो उसको हम कर लें। रह गया बात मोटरों के जलने का, रह गया बात इसके अनुरक्षण या मेंटेनेंस का। हम लोगों ने जो इकरारनामा किया था उसमें मार्च 2026 तक की अवधि थी। एजेंसी ने 1 महीना और मांगा है और सरकार के उत्तर में भी बड़ा स्पष्ट है कि अप्रैल 2026 तक इसको चालू करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। हम यही आग्रह करेंगे कि माननीय सदस्य को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि विभाग इस बारे में गंभीर है कि अप्रैल 2026 तक इस योजना को परिचालित करके मानगों की जनता तक पानी पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। चलिए सर जी, वो आपका इसके बाद आप ही का प्रश्न है। नहीं महोदय, माननीय मंत्री जी ने 2026 की बात कही है, यह उस परियोजना के लिए है जो नई परियोजना एमजीएम अस्पताल में पानी ले जाने के लिए बनाई जा रही है। वह अप्रैल 2026 तक पूरा होने की बात है। जो मेन परियोजना है उसकी बात अलग है महोदय। अब बिना पानी के अस्पताल बन गया तो अफरा तफरी में पानी ले जाने की योजना बन रही है।
उसका कहना है माननीय मंत्री जी का वह 2026 तक पूरा होगी। जहां तक एलिवेटेड कॉरिडोर की बात है महोदय, NHAI ने NOC दे दिया है। NOC देने में देर इसलिए हुई कि NOC के लिए 10 लाख रुपया देना था, और ठेकेदार दे कि विभाग दे, इसमें 6-8 महीने का समय लगा। मैं विधायक हुआ तो मैंने इसका फैसला कराया, 10 लाख रुपया दिलवाया, NOC मिल गई। अब NOC मिल गई तो वह काम शुरू हो जाना चाहिए। एलिवेटेड कॉरिडोर ऊपर से बन रहा है और हमको पाइप सड़क के नीचे से ले आना है, सीमित दूरी में ले आना है। NHAI से बात करके उतना दूरी तक का उनका काम हम स्थगित भी करा सकते हैं ऊपर से करने का, और उनका काम ऊपर चल रहा है, हमारा काम इसके नीचे से पाइपलाइन ले आना है। ये आ जाएगा महोदय तो आते ही आते जो संरचना 5 साल पहले खड़ा हुई है, पाइपलाइन बिछा दिया गया है, टंकी बन गई है, मगर पानी कैसे टंकी में जाए और पाइपलाइन से घरों में जाए, इसकी व्यवस्था नहीं हुई है NOC नहीं मिलने के कारण। NOC मिल गया तो माननीय मंत्री जी इस काम को जल्दी शुरू करके पूरा करा दें। दूसरा, आबादी बढ़ी है, उसका फेज 2 बनाने की बात चल रही है, मगर फेज 1 में ही अभी जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो चालू नहीं हुए हैं। अब पृथ्वी पार्क में टंकी बन के 5 साल पहले से खड़ा है, वहाँ पानी ही नहीं जाता है, तो जहाँ जहाँ वहाँ से पानी जाना है उन घरों के लोग मुंह ताकते रहते हैं। और महोदय इस परियोजना में रात में कहीं 1 बजे कहीं 2 बजे पानी जाता है, अब लोग इंतजार करते रहते हैं 2 बजे पानी आएगा, और सो जाते हैं तो पानी बर्बाद होता है। तो ये जो इसको चलाने का जो तरीका है महोदय वो ठीक नहीं होगा। हो गया सर जी, हो गया। मान्यवर, अप्रैल 2026 की समय सीमा का उल्लेख हमने इसलिए किया था कि माननीय सदस्य के पूरक के खंड 3 में यह लिखा गया है कि 1,20,000 लीटर पानी प्रतिदिन MGM हॉस्पिटल को दिया जा रहा है। मान्यवर, ये टाटा के किसी डायरेक्टर बंगलों में पानी जा रहा होता तो आपत्ति का विषय होता। एक कल्याणकारी राज्य अस्पताल को पानी देने के लिए बाध्य है, देना ही पड़ेगा। लेकिन ये भी आंकड़ा बहुत सही नहीं है। विभाग के द्वारा जो उत्तर दिया गया उसमें लगभग 72,000 लीटर प्रति दिन MGM हॉस्पिटल को दिया जा रहा है। और मैंने इसलिए कहा कि अप्रैल में जब वो योजना पूरी हो जाएगी तो मूल योजना के ऊपर 72,000 लीटर प्रतिदिन का जो अलग से भार है ये भी कम हो जाएगा। फेज 2 की बात माननीय सदस्य ने कही, फेज 2 बनना बड़ा जरूरी है। 48 MLD की योजना है, विभाग भी चाहता है कि ये यथाशीघ्र निर्माण हो जाए। PMC अपॉइंट करना पेंडिंग है जो उत्तर में भी गया है, और गर्मी या पेयजल की महत्ता को समझते हुए माननीय सदस्य की भावना के अनुरूप सरकार यथाशीघ्र इसका क्रियान्वयन करना चाहेगी। दूसरा नंबर, मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। इनके ध्यान में इतना ही लाना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल 6 साल से जो परिचालन में गड़बड़ियां हो रही हैं हम उनको नहीं सुधारेंगे। अब मैंने प्रयास किया तो पेयजल स्वच्छता विभाग के सचिव के आदेश पर 150 HP का एक पंप और आधा दर्जन पंप खरीदने की बात हुई। वो खरीदे गए हैं, लगाए गए हैं, मगर पंप खरीद दिया जाता है, लगा दिया जाता है, परिचालन में गड़बड़ी होती है तो समय पर उन क्षेत्रों में भी पानी नहीं पहुंच रहा है जहां की स्थिति अच्छी बताई जाती है। अब पिछले 5 साल में पाइप बिछाए गए, मेन पाइप है उससे 4-5 इंच ऊपर घर में जाने वाला पाइप बिछा दिया गया, तो महोदय पानी कैसे जाएगा घर में? ये जो त्रुटियां हैं इनको दूर हम नहीं करेंगे और केवल हम PMC बहाल करेंगे, पैसा लगाते जाएंगे, खर्च करते जाएंगे तो परियोजना का उद्देश्य पूरा नहीं होगा और लोग ऐसे ही रह जाएंगे। इसलिए एक बार माननीय मंत्री जी पूरी तरह से इस पर एक प्रतिवेदन मंगा लें, जो पेयजल स्वच्छता विभाग के सचिव के आदेश पर वहाँ के सिविल के और वहाँ के मैकेनिकल के सुपरवाइजर ने अलग अलग रिपोर्ट किया है, एक बार उसी कॉपी मंगा लें और सब मिलाकर उसका अध्ययन कर लें कि 100 करोड़ से ऊपर खर्च करके योजना बनी है वो योजना आखिर क्यों रूढ़ी लंगड़ी हो गई है, क्यों नहीं चल रही है। आगे हम फेज 2 बनाएंगे, फिर 50 करोड़ 60 करोड़ खर्च होगा और परिचालन की ही स्थिति रही तो वह भी वैसे ही रह जाएगा महोदय। तो इसलिए मेरा जोर इस पर है कि अब योजना पेयजल स्वच्छता विभाग से नगर विकास विभाग में आ गई है तो पीछे का जो इसका इतिहास जो सही खराब रहा है उसमें सुधार किया जाना चाहिए।
और जो तथ्य उपलब्ध हैं जांच में उसको माननीय मंत्री जी मंगा लें और मंगाने के बाद अध्ययन करा के तब काम ठीक कराएं। जहां गड़बड़ी हो गई उसको ठीक करा दें। ठीक। माननीय सदस्य के सुझाव का हम स्वागत करते हैं और ये प्रयास करेंगे कि उनकी शिकायतें दूर हो जाए। ये भी पेयजल स्वच्छता से है। माननीय सरजू राय जी। मुद्दा यह प्रश्न मेरा नगर विकास। हाँ, डोमचांच को नगर पंचायत बनाने के बारे में है। अब सरकार ने उत्तर में हमको जो दिया है डोमचांच को नगर बनाने में कि ये संक्रमणशील शहरी क्षेत्र हो गया है, इसका प्रतिवेदन वहाँ के उपायुक्त के माध्यम से सरकार को मिला, इसलिए इसको बना दिया गया। अब वहाँ के लोग का ये कहना है कि उसका काफी बड़ा भाग, आधा से अधिक भाग वो आ गया इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन में। अब वहाँ की जो जनसंख्या है कृषि आधारित, वहाँ कोई रास्ता ही नहीं है कि ये फिर से कृषि के अलावे अन्य प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियां उसमें जाएंगे। जब ये नहीं जाएंगे महोदय, तो एक बार विचार करना चाहिए सरकार को कि ऐसे क्षेत्र को हम नगर पंचायत बनाएंगे तो उससे वहाँ के निवासियों को कोई लाभ नहीं होगा महोदय। मैंने यही आग्रह किया है कि इस पर सरकार विचार करे, जांच करा ले, ठीक से दिखवा ले, और जो रिपोर्ट आई है उपायुक्त के यहाँ से, वह रिपोर्ट पूरा अध्ययन के बाद आई है या बना देना है, इसलिए उसके अनुरूप भेज दिया गया है। क्योंकि आरटीआई में लोगों ने सूचना मांगी है कि भाई हमको वो कागजात दे दीजिए जिसके आधार पर उपायुक्त महोदय ने लिखा है सरकार को। तो ये कहा गया है दो बार कि वह सारे कागजात हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में शंका होती है कि जो भी निर्णय हो गया वो निर्णय अगर सही नहीं है तो एक बार विचार करके सरकार को डोमचांच को फिर से पुरानी स्थिति में विचार कर लाना चाहिए। माननीय मंत्री जी। मान्यवर, जो आपत्तियां या जो दावे डोमचांच की जनता से प्रस्तुत किए गए, नीरा मैडम बैठी हुई हैं, उन्हीं का क्षेत्र है। विशुद्ध रूप से ये दावे आपत्तियां कराधान से संबंधित थे, होल्डिंग टैक्स से। ये मसला इस बात से संबंधित नहीं था कि चूंकि ये नगर पंचायत बन गया है इसलिए इसको नगर पंचायत से बाहर करें। ये बातें बाद में आई। जिस समय अधिसूचना हो रही थी उस समय सिर्फ होल्डिंग टैक्स के मद्देनजर, गृहस्थी टैक्स के मद्देनजर ये चीजें थी। अब आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना में उपायुक्त के कार्यालय ने क्या लिखा यह तो मुझको नहीं मालूम है, लेकिन मुझको ये पक्का मालूम है कि विहित प्रक्रियाओं के अनुपालन के उपरांत ही नगर पंचायत का गठन किया गया। और माननीय सदस्य विद्वान व्यक्ति हैं, मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ क्षेत्र वास्तव में स्पेशल इकोनॉमी एसईजेड में आ गया है, इसका इको सेंसिटिव जोन में आ गया है। तो एक मास्टर प्लान के साथ वहां के लोगों की समस्याओं का हम लोग समाधान करने का प्रयास करेंगे कि व्यावसायिक गतिविधियां वहां प्रभावित ना हो। इसके संबंध में वन विभाग से पत्राचार करके एक वैकल्पिक मार्ग बीच का निकालने की कोशिश होगी। मान्यवर। ठीक। माननीय सदस्य अरूप चटर्जी जी। महोदय, मैं आसन के माध्यम से सरकार को उपायुक्त कार्यालय के वो दोनों पत्र दिखा देता हूँ। आरटीआई में जो जवाब आया है कि सुनवाई के समय आप भिजवा दीजिए कागज को। माननीय मंत्री जी तो कह दिए उसको एक मास्टर प्लान के तहत उसको समाधान करेंगे, दे दीजिए कागज। हाँ, आप मीरा जी कुछ बोल रहे थे क्या? सरकार को खुले दिमाग से काम करना चाहिए। एक बार निर्णय हो गया है तो परिस्थिति बस हो गया, अब बदलाव माननीय विधायक मीरा जी करने में हिचकना नहीं चाहिए। दो विषय इसमें बड़े महत्वपूर्ण। एक मिनट मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात को लेकर के हम ध्यानाकर्षण भी लाए थे और प्रश्न भी किए थे महोदय। एक्चुअल में वो नगर पंचायत बना तो लोगों को लगा था कि शायद हम लोगों को सुविधा मिलेगी, लेकिन उसका मैक्सिमम क्षेत्र जो है महोदय वो जंगल क्षेत्र में पड़ता है और इको सेंसिटिव जोन में आ गया, तब वहाँ लोग कोई भी कार्य भी नहीं कर सकते हैं, तब रोजी रोजगार की भी समस्या उत्पन्न हो जा रही है महोदय। और इस बार जो नगर निकाय का चुनाव था इसलिए वो लोग विरोध करके सड़कों पे उतरे थे, बहुत समझाने बुझाने पे लोगों ने भाग लिया। लेकिन माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इसको संवेदनशीलता के साथ में ध्यान देके उनका निराकरण करें। मंत्री जी।
सर, प्रक्रियाओं के अनुपालन पर तो सवाल नहीं है। सरकार ने विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए इसको अधिसूचित किया है। जहां तक उसको निकालने का सवाल है तो उसमें बहुत स्पष्ट ये लिखा गया है, हम लोगों की नगरपालिका क्षेत्रों का गठन एवं नगरपालिकाओं का वर्गीकरण, जो गजट ये बड़ा स्पष्ट कहता है कि जनगणना रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद सरकार द्वारा समीक्षा की जा सकती है। आवश्यकता अनुसार उनका उच्चीकरण या पुनर्गठन करेगी और ये उसी परिस्थिति में होगा जबकि जनगणना पूर्ण हो चुकी होगी। तो माननीय सदस्य को जितना मुझको ध्यान आता है, उनके ध्यानाकर्षण के जवाब में भी हमने यही कहा था कि जनगणना हो जाने दीजिए, एक बार नए सिरे से उनकी आपत्ति और उनके दावों को लेकर सरकार विचार करेगी। अगर उनके आपत्ति और दावों में तथ्य और तर्क होगा तो सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। ठीक, मान्य अब अरूप चटर्जी। अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब मिला है। मैं सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जो संवेदक श्री राम ईपीसी के द्वारा विभिन्न मदों में, चाहे वो सरकार की योजनाएं हो, राज्य योजना हो, डीएमएफटी हो या आपके नगर विकास से हो, कितनी योजनाएं वो राज्य भर में कर रहे हैं और उसका वैल्यू कितना है? माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य का जो पूरक है महोदय, इस श्री राम एपीसी धनबाद जिले में कितना कर रहा है और पूरे राज्य में स्टेट फंड से, जेजेएम से और डीएमएफटी से कितना कर रहा है? तो महोदय धनबाद जिले में कुल 5 काम कर रहा है महोदय श्री राम एपीसी, और पूरे राज्य में अगर तीनों जेजेएम, स्टेट फंड और डीएमएफटी मिला के तो कुल 10 योजनाएं महोदय कर रहा है। और हमको लगता है कि धनबाद जिला में महोदय जो इनका पूरक भी है, कितने राशि का, तो करीब 650 करोड़ का धनबाद जिला में अकेले काम कर रहा है महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये ठीक है, वो हम माननीय मंत्री जी का ये मान रहे हैं जो 10 योजनाएं पूरे झारखंड में कर रहे हैं, उसमें से इनका ही जवाब है जो 6 अदद योजना जो है वो धनबाद में कर रहे हैं और कुल राशि 650 करोड़ की है। योजनाएं अगर देखें तो उसकी शुरुआत करीब 2017 से हुई है और अभी तक एक भी योजना पूर्ण नहीं हुई। तो सरकार जो योजनाएं आप देख लीजिए, जो 99%, 99%, 97%, 86% ये दिए हैं आंकड़े, जो पूर्ण होना था आज से 5 साल पहले, तो ये 1-2% कब तक कंप्लीट करेंगे? मतलब पूरी योजना धरातल में कब तक उतरेगी? योजनाएं कब तक चालू होगी? सारी योजना। मान्य मंत्री। अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल माननीय सदस्य की चिंता लाजमी है महोदय। पहला तो उनको हम बता दें कि धनबाद जिला में 6 नहीं महोदय, 5 ही है। 6 है तो एक आपका पहला लाइन में नगर विकास से है, ऊपर एक 6 योजनाएं चल रही है, एक नगर विकास से चल रहा है। तो महोदय जो योजनाएं के आंकड़ा बाकी 5 का दिए हैं कि 99% हो गया है, कहीं पर 97 भी, 86 भी है जो धनबाद जिले का। तो हम लोग उसको लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं महोदय। संवेदक का बीच में हैंडओवर टेक ओवर, वो कंपनी जो है श्री राम एपीसी, वो हैंडओवर ले लिया, दूसरे कंपनी को मर्ज कर गया। ये दोनों के बीच का जो खाई है, विभाग मध्यस्थता कर रहा है। अति शीघ्र उसमें निष्कर्ष पर हम लोग जाएंगे, पानी हर हाल में देंगे, और अगर उस पर मध्यस्थता में अगर फलाफल नहीं निकला महोदय तो कार्रवाई करेंगे महोदय। ठीक है। वो अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए बोल रहा हूं, जो योजना 2000 साल में कंप्लीट होनी थी, अब ये कह रहे हैं 2027 में कंप्लीट होगी। जो थोड़ी बहुत योजना अगर पेंडिंग है तो उसको क्यों नहीं इमीडिएटली कंप्लीट करवाते? एक। द्वितीय ये है, जो सरकार ये नियमन क्यों नहीं लागू करती है, जो एक ठेकेदार अगर
ये काम कंप्लीट नहीं करती है, मैक्सिमम कितना कॉन्ट्रैक्ट ले सकती है। वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट लेते गए और कोई भी काम कंप्लीट नहीं किए। इससे सरकार की योजनाएं विफल हो रही है। आप कम से कम 11 साल तो कोई योजना नहीं लगा सकते। जो 2 साल की योजना है उसको 11 साल लगा दिए, अभी तक कोई भी एक सिंगल योजना उनकी कंप्लीट नहीं हुई। अब वो कंपनी जो है काम छोड़कर सारे चले गए, दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर दिए जो विदेशी कंपनी है। तो ये योजनाएं भी धरातल में नहीं उतरेगी। तो सरकार एक तो तय करे जो ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई करे, द्वितीय किसी को भी मैक्सिमम 2, 3, 4 कॉन्ट्रैक्ट दे, जब तक वो कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक दोबारा कोई कॉन्ट्रैक्ट ना दे। लगातार इतनी योजनाएं, पूरी राज्य भर की योजनाएं श्री राम ईपीसी को दे दिया गया और एक भी योजना धरातल में नहीं उतरती है। तो सरकार कम से कम कितनी योजना एक फाइनल करे जो भाई एक कॉन्ट्रैक्टर को कितनी योजना देगी, और उसके अगर कंप्लीशन टाइम में नहीं होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई करेगी कि नहीं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य शायद दूसरा खंड को नहीं पढ़े महोदय। दूसरा खंड में जो कह रहे हैं कि 27 तक पूर्ण करेंगे महोदय, एक योजना जो इनका जिक्र वो किए हैं धनबाद जिला अंतर्गत गोविंदपुर मल्टी वाटर सप्लाई, जिसकी भौतिक प्रगति भी बहुत कम है महोदय। उसका चूंकि एक बार दूसरे कंपनी उसको हम लोग ब्लैकलिस्ट करके फिर उसको रिटेंडर करके किया महोदय, नई कंपनी 23.5% काम किया, वह 27 तक पूरा करना है महोदय। बाकी जो शेष योजनाएं हैं महोदय, तो हम लोग कह रहे हैं माननीय सदस्य को कि अति शीघ्र उसको हम लोग पूरा कराएंगे। जो 1%, 2%, 3% बचा हुआ है महोदय, उसको हम लोग पूरा कराएंगे। दूसरा जिनका है महोदय कि भाई एक कॉन्ट्रैक्टर को कितने आप लोग संवेदक को काम दे दिए, तो महोदय देखिए नल जल योजना और डीएमएफटी की योजनाएं हैं। तो नल जल योजना में एक समय की बाध्यता थी महोदय। समय की बाध्यता क्या थे? 19 से लेकर 24 तक कट ऑफ डेट था। अब उस समय किस परिस्थितियों में इसको काम दिया गया है, अब उस पर अगर हम लोग उस ओर जाएंगे तो महोदय तो निश्चित तौर पर विलंब और होगा। कब जांच होगा, आगे कैसे होगा, कैसे काम दिया गया। माननीय सदस्य की जो मूल चिंता है कि भाई जनता को पानी कैसे मिले, जो 99%, 95%, उसको तुम कह रहे हैं महोदय अति शीघ्र जो मर्ज किया उस कंपनी को भी और जो दिया श्री राम ईपीसी, दोनों को बुला करके हम लोग मध्यस्थता कर रहे हैं। नहीं अगर फलाफल निकलेगा महोदय तो बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे महोदय, बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे। हो गया 4 साल पहले भी 99% था, 4 साल से अति शीघ्र का टाइम नहीं आ रहा, तो कम से कम अति शीघ्र कब होगा ये भी बता देना। हम लोग 2023 से ये अति शीघ्र सुन रहे हैं और 99% की फिगर मिल रही है हम लोगों को। तो अति शीघ्र तो कंप्लीट कब होगा ये बता दे, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, ये तो बता दे। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, चूंकि जिस तरह से हम कह रहे हैं, बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं महोदय कि दोनों की मध्यस्थता करा रहे हैं। कंपनी एक विदेशी कंपनी है महोदय, अभी 6 महीना पहले हैंडओवर लिया है महोदय, वो मर्ज किया है। तो हम लोग अभी विभाग को हम निर्देश अभी आने से पहले निर्देश दिया महोदय, उसको 1 सप्ताह के अंदर में दोनों को मॉनिटरिंग करके करिए। 1 सप्ताह के अंदर में हम तो कह रहे हैं महोदय जो ही आएगा उस पर हम। माननीय सदस्य प्रदीप प्रसाद। माननीय सदस्य हेमलाल मुर्मू। हेमलाल मुर्मू जी क्या बोलना चाहते हैं? सर हम आज्ञा माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी 2 बात सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, आज माननीय मंत्री जी से स्पष्ट करा दीजिए, क्योंकि हम लोग भी जनप्रतिनिधि है और वहाँ की जनता हम लोग से सवाल पूछती है। आज 3 दिन हो गया, माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर दे कि या तो वो झूठा आश्वासन किए थे या तो इस परिजन का जो पैसा लगा वो वापस करा दे या प्रबंधन पर कार्रवाई करें। आखिर ये लगातार सिलसिला हर हॉस्पिटलों में सिलसिला जारी है, तो आखिर माननीय आज्ञा मंत्री के संज्ञान ले लिए संसदीय कार्य। बोलिए सर। ये बात सही है सर, इस राज्य में सरकार ने जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है महोदय, जो भी पेशेंट एडमिट होता है एज ए सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है महोदय, उसके तहत हमने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल को निर्देश दिया है कि जो पेशेंट एडमिट के दौरान अगर जिसका निधन हो जाए उसका बॉडी को रिलीज कर ले। तो महोदय इस दिशा में कार्रवाई भी हो रही है महोदय।
और मैंने कहा कि अगर कई लोग हमारे पास आए थे, हॉस्पिटल के कई जो और लोग आए थे, उन्होंने कहा कि सर इलाज के क्रम में मान लीजिए 4 लाख बिल हो गया, 5 लाख बिल हो गया, तो सर हम उसको कैसे रिलीज करेंगे। तो उस दिशा में सर हम काम भी कर रहे हैं। हमने कहा कि ठीक है, अगर आपको ज्यादा बर्डन पड़ता है तो आप बताइए, सरकार अल्टरनेट हम व्यवस्था कर रहे हैं। माननीय मंत्री जो हम कहते हैं वो करके दिखाएंगे, चिंता मत कीजिए। और अगर 20,000 का भुगतान माननीय मंत्री दिया जाएगा महोदय, हो गया, सूचना दिए, सूचना ग्रहण कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज करिए। माननीय हेमलाल बाबू महोदय, अध्यक्ष महोदय, डिस्कशन नहीं, इसमें डिस्कशन नहीं मैडम, पूछिए, हो गया, सूचना ले लिए। अध्यक्ष महोदय, हमको उत्तर नहीं मिला है। आपको उत्तर नहीं मिला है? नहीं। अभी अब ऐसे माननीय सदस्य, अब हमने हेमलाल मुर्मू जी को पुकार दिया है, अब उनको पूछने दीजिए, अब फिर बीच बीच में सबको दे देंगे तो किसी का प्रश्न का न जवाब होगा न आपका जवाब होगा। बोलिए हेमलाल बाबू। महोदय, हमारा प्रश्न है कि संथालपुरा में और खास करके हमारे क्षेत्र लीटीपाड़ा में चापाकल की स्थिति बहुत ही दयनीय है, इसलिए कि हमारे यहाँ वाटर जो मिलता है वो बहुत ही नीचे स्तर का मिलता है और वो चापाकल ज्यादातर वहाँ सफल नहीं हो पा रहा है। इसलिए माननीय मंत्री से मेरा आग्रह है, यह स्पष्ट कर दें हमें कि जहाँ ड्रॉट प्रॉन एरिया है उसमें चापाकल से पानी कैसे लोगों को दिलाया जा सके, और जो चापाकल, साधारण चापाकल जो खराब है उसको कितने दिन के अंदर मरम्मती किया जा सके, क्योंकि मार्च से अब पानी का किल्लत प्रारंभ हो गया है। इसलिए यही मेरा असल प्रश्न है कि खराब चापाकल को बनवाने का एक समय निर्धारित कर दे, और जो पानी बहुत डेप्थ में मिल रहा है उसको किस ढंग से मैनेज करेंगे ये। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य का अपने क्षेत्र के साथ साथ संथाल परगना का पेयजल की समस्या के संबंध में महोदय उन्होंने कहा, उनका पूरक जो विषय है महोदय, ये संथाल परगना में सूखा क्षेत्र है। चालू लंबित पेयजल योजनाओं, परियोजनाओं की समीक्षा और ऐसी योजनाएं प्राप्त भ्रष्टाचार की समीक्षा की गई है। हमने कहा है महोदय, हाँ समय समय पर हम लोग उसका समीक्षा करते हैं महोदय। दूसरा, इनका खंड जो है कि भाई 69,916 खराब चापाकलों में मरम्मती का सरकार फैसला किया है। और तीसरा जो इनका पूरा खंड है महोदय कि पाकुड़ जिला में इसकी संख्या 3446। महोदय, हम लोग उत्तर में भी प्राप्त है महोदय कि वर्तमान 25-26 में राज्य में कुल 1,44,906 अदद चापाकलों की साधारण मरम्मती की स्वीकृति दे दी गई है, जिसमें पाकुड़ जिला के 4417 अदद चापाकल भी शामिल है महोदय। अब दूसरा जो इन्होंने कहा है कि महोदय की योजनाओं में पानी नहीं मिल पा रहा है तो लोगों की कठिनाई हो रही है निरंतर महोदय। चापाकल चूंकि आज से 10 साल, 5 साल, 7 साल पहले बनाया गया है महोदय, तो पानी का लेयर निरंतर नीचे चला जा रहा है महोदय। हम लोग उस दिशा में कार्य योजना भी बना रहे हैं, विभाग कार्य योजना बना रहे कि भाई पानी का लेयर नीचे जा रहा है और जो योजनाएं संचालित है उसको कैसे बेहतर रूप से हम लोग करें। जो HYD जो चापाकल फेल हो गया उसके बदले SR दें, या और कई तरह के उपाय हम लोग ढूंढ रहे हैं महोदय। और समीक्षा उपरांत जो भी कदम उठाना होगा महोदय हम लोग उठाएंगे, लेकिन हर हाल में जनता को पानी दिलाने का काम करेंगे महोदय। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि चापाकल मरम्मती का कार्य चल रहा है। महोदय, इसके पहले खराब चापाकल को मरम्मती करने का कार्य पंचायतों को जिम्मा लगाया गया था। चूंकि 1-1.5 वर्षों से पंचायतों में पैसा का अभाव था
आवंटन का अभाव था और ये भारत सरकार पैसा नहीं देने के चलते ये स्थिति पैदा हो गई। इसलिए पंचायत से चापाकल मरम्मती का कार्य नहीं हो रहा है महोदय। और अभी मार्च का महीना समाप्त की ओर जा रहा है महोदय। इसलिए वार फुटिंग पर यदि विभाग इस पर नहीं कार्रवाई करे तो हमको लगता है कि पानी प्यास से लोग मरेगा इस बार में। इतनी स्थिति है खराब। तो एक तो ड्रॉट जोन में क्या करेंगे वो तो बताए नहीं माननीय मंत्री जी कि वहां 800, 900, 1000 फीट के नीचे जाने के बाद पानी मिलता है। इनका जो एस्टिमेट है वो 400, 500 फीट से ज्यादा नहीं है। तो वहां चापाकल का पानी कैसे लोगों को मिलेगा, ये एक उपाय बता दे माननीय मंत्री जी। यही मेरा प्रश्न है। तो अभी सदस्य हेमलाल जी बहुत ही वरिष्ठ सदस्य है और चापाकल की मरम्मत है और कहाँ चले गए केंद्र पैसा देती नहीं। भाई अध्यक्ष महोदय, क्या झारखंड सरकार इतना दिवालिया हो गए हैं कि चापाकल मरम्मत के लिए भी भारत सरकार से ही पैसा मांगेगी? दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि यह संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं, 2 दिन पहले इनका वक्तव्य हम लोगों ने सुना। हेमलाल बाबू, पेट्रोल डीजल की एक मिनट, नेता प्रतिपक्ष हेमलाल बाबू परेशान है चापाकल मरम्मती में। अरे चापाकल मरम्मती में राजनीति हो जाए तो फंसेंगे हेमलाल बाबू। इसलिए सरकार नहीं, थोड़ा सा हम पूरा कर लेते। तो संसदीय कार्य मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, सभी वरिष्ठ मंत्री बैठे हुए हैं। जब हम सबको पता है दुनिया में युद्ध चल रहा है तो पेट्रोल की, डीजल की, गैस की थोड़ी समस्या देश में है नहीं बल्कि दुनिया भर में है। अरे भाई, यहाँ तो पानी की समस्या है, आप उसको लोगों के यहाँ तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तो जरा बताइए, ये प्रश्न कर रहे हैं तो उसका प्रश्न का सटीक उत्तर दीजिए कि नहीं साहब, इस बार गर्मी में कोई दिक्कतें नहीं होगी, अफसर खड़े होकर के जल को पहुंचाएंगे, चापाकल को भी ठीक करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो गंगा नदी से भी जल ला करके पिलाएंगे। झारखंड में गंगा नदी है। तो बातें ये लोग बड़े बड़े करते हैं, लेकिन यहाँ तो पानी पिलाने के लिए आप परेशान है। और आप चापाकल मरम्मत होगी तो बोला केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहे हैं इसलिए मरम्मत नहीं हो रहे। दुर्भाग्य है अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष शायद पूरक को, माननीय सदस्य की पूरक को स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाए होंगे महोदय। उन्होंने कहा कि पूर्व में 14वें और 15वें वित्त। मैं आपको, उनका एक तो ड्राई जोन के लिए है, जहाँ काफी भूगर्भ स्थित पानी काफी नीचे है। मैं उसी ओर जा रहा हूँ महोदय। हमने, माननीय नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं, तो हमने स्पष्ट शब्दों में कहा सदन को, ऑन रिकॉर्ड है महोदय, कि हर हाल में सुनिश्चित करेंगे जनता को अंतिम व्यक्ति तक पानी पिलाने के लिए। उसके लिए विभाग अलग अलग जगहों के अलग अलग जो समस्याएं उस आधार पर समीक्षा कर रही है महोदय। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने जो कहा कि भाई हम तो शुरू से कहे महोदय, बार बार कर रहे हैं कि चूंकि पानी का लेयर नीचे चला जा रहा है, जो पहले का चापाकल बना है वो चापाकल ऊपर हो गया महोदय। उसके लिए विभाग समीक्षा कर रही है और उसके आधार पर निर्णय लेकर कार्य करेगी महोदय, लेकिन जनता को पानी पिलाएगी। ये हम अब माननीय सदस्य को और सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा, नवीन जी, दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि भाई केंद्र का पैसा है का, इस पर कोई विषय नहीं है महोदय। हमने तो बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया है, माननीय नेता पक्ष के पास भी ये जवाब है महोदय कि हमने फंड को रिलीज कर दिया है महोदय। चापाकल रिपेयर करने के लिए फंड रिलीज कर दिए हैं महोदय। अब उसमें कहा कोई विसंगति है महोदय। धन्यवाद महोदय। ठीक है हेमलाल बाबू। माननीय सदस्य तारांकित प्रश्न, माननीय सदस्य अमित कुमार ले लेंगे। चलिए अमित कुमार। अध्यक्ष महोदय, ये मेरा जो प्रश्न है महोदय वो हमारे विधानसभा के सोनाहातू प्रखंड का है महोदय। वहां पर काफी दिनों से प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं थे, जिसके कारण अंचलाधिकारी ही प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में उन प्रभार को लिए हुए थे।
विभाग का भी आंसर मुझे प्राप्त है महोदय, काफी सकारात्मक आंसर है। और इन्होंने भी कहा है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी का पदस्थापन किया जाना है। तो बस मैं यही चाहता हूं महोदय कि जितनी जल्द हो सके पदस्थापन करवाने की कोशिश की जाए। माननीय मंत्री जी। अन्य सदस्य को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूं कि उनके यहाँ पदस्थापन जल्द किया जाएगा। अभी जो परिस्थिति है उसके अनुसार झारखंड में कुल 264 प्रखंड में 218 प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यरत हैं। अन्य जगहों पर अंचलाधिकारी को उपयुक्त के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उन प्रखंडों में उस प्रभार देके कार्य कराया जा रहा है। लेकिन आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर जितने प्रखंड विकास पदाधिकारी मतलब 218 प्लस 46 प्रखंडों में जहां पद रिक्त हैं वहां पर व्यवस्था कर दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद महोदय। मान्य सदस्य अनंत प्रताप देव बोल लीजिए। कल भी आज भी लगातार पेपर में आ रहा है, आपके माध्यम से केवल मैं सुझाव और आग्रह कर रहा हूं कि देखिए वन विभाग का 287 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया अध्यक्ष महोदय। 350 पद के विरुद्ध सिर्फ 50 रेंजर हैं। सरकार 2 साल का एक्सटेंशन दिया है, कैबिनेट ने 3 साल का एक्सटेंशन किया था। 3 साल के एक्सटेंशन के एवज में 1 साल और एक्सटेंशन देना है। माननीय मंत्री जी बोलेंगे कि मैं बहाली करूंगा, लेकिन बहाली करने के बाद भी रेंजर को 2 साल का ट्रेनिंग होता है। अध्यक्ष महोदय मेरा आग्रह आपसे निवेदन है कि इतना बड़ा प्रॉपर्टी राम भरोसे है तो 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया जाए। 6 महीना से मुख्यमंत्री जी के आवास में फाइल पड़ा हुआ है, एक्सटेंशन दे दीजिए। जब आप बहाली कीजिएगा 2 साल का ट्रेनिंग करा के उसको फिर पूरा कीजिएगा। ये बहुत बड़ा मामला है अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी संज्ञान में ले लें। माननीय सदस्य अनंत प्रताप देव जी। अध्यक्ष महोदय उत्तर मिला है। अध्यक्ष महोदय ये बहुत महत्वपूर्ण पुल है। अध्यक्ष महोदय इसमें मैं आग्रह करना चाहता हूं आपके आसन से। अध्यक्ष महोदय पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय डीपीआर कब तक तैयार कर लिया जाएगा? अध्यक्ष महोदय जवाब मिला है। प्रशासनिक स्वीकृति कब तक प्रदान की जाएगी? अध्यक्ष महोदय ये चूंकि ये ऐसा पुल है जिसमें दर्जनों गांव आपको। मान्य सदस्य अब जवाब दे लीजिए। सीधी सी प्रश्न है, जवाब देने दीजिए। महोदय माननीय सदस्य द्वारा बगोदर विधानसभा क्षेत्र के बिरनी खैराडी पंचायत के कोल कियारी में से दासोडी जोड़ने वाली पथ में इरगा नदी बाराघाट में उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराने का अनुरोध किया गया है। विभाग ने जवाब दिया है कि इसका डीपीआर बनाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है विभाग को, और इसको जल्द से जल्द इसका डीपीआर तैयार करा के अब हम लोगों के पास नए वित्तीय वर्ष में बजट भी एलोकेटेड है तो इसको हम लोग जल्द पूर्ण कराएंगे। अध्यक्ष महोदय ये हमारा प्रश्न नहीं है। अध्यक्ष महोदय अनंत प्रताप देव जी एक मिनट हुजूर ये हमारा प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न है कि ये वर्णित पुल जो है नगर उटारी में लौंगा नदी में जासा दामर चाना गर्दा बामा सलसलादी दामर नरही आदि तमाम दर्जने पुल, ये दूसरा प्रश्न का उत्तर हो रहा है। अध्यक्ष महोदय ये नगर उटारी स्थित लौंगा नदी पे है। अध्यक्ष महोदय ये दर्जनों गांव का है, इसमें उत्तर भी दिया गया है। अध्यक्ष महोदय और हम माननीय मंत्री महोदया से ये आग्रह करना चाहते हैं कि ग्रामीणों को आवागमन की कठिनाई जल्द मुक्ति हो और वित्तीय वर्ष 2026-27 में उस पुल का निर्माण क्या हो पाएगा? अध्यक्ष महोदय बस यही मेरा प्रश्न है। ये लौंगा नदी का तो आपका प्रश्न तो एवरलास्टिंग अगर होगा, एवरलास्टिंग प्रश्न होगा तो उत्तर भी एवरलास्टिंग होगा। नहीं अध्यक्ष महोदय आप ऑब्जेक्टिव उत्तर मिला अध्यक्ष महोदय होगा। हम यही बात बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय मैंने गलत पुल का नाम ले लिया, मैं माफी चाहती हूँ मान्य सदस्य से। उन्होंने गढ़वा में जिस पुल की बात की है उसका डीपीआर बनाने के लिए दिया गया है। डीपीआर के निर्माण होने के बाद बजटीय उपबंध भी हम लोगों के पास है, इसको हम लोग जल्द निर्माण कराएंगे। हो गया। धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर
कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी महोदय, मेरा पलामू जिला का जो डाल्टनगंज एसीएम पांकीपत था, उस संबंध में कल सुबह इतना महत्वपूर्ण ये पद है, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न था कि कल मैं ध्यान आकर्षण में लाया था, मंत्री जी का जवाब भी मिला था, लेकिन फिर वही दोबारा कोई प्रश्न है। मैं इतना ही मंत्री से कहना चाहूँगा कि ये ट्रैफिक सेंसर्स और ट्रैफिक डेंसिटी को जांच कराने का आग्रह करते हैं और इसके बाद उसमें डिवाइडर लगा करके चौड़ीकरण की मांग करते हैं। बस इतना ही महत्वपूर्ण। माननीय मंत्री जी, धन्यवाद मेहता जी को उनकी स्वीकारोक्ति के लिए। ध्यानाकर्षण में भी डीएलपी, तारांकित में भी डीएलपी, अल्पसूचित बाकी था वो भी डाले हैं कि नहीं? एक और डाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इसका उत्तर हमने दे ही दिया था। माननीय सदस्य ने स्वीकारोक्ति भी कर ली, इसके लिए भी धन्यवाद। निश्चित रूप से प्रयास होगा। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद महोदय। ठीक। निर्मल महतो, नागेंद्र, एक मिनट निर्मल जी, नागेंद्र। अच्छा, एक बार व्यवस्था आपका हो गया मैडम, एक व्यवस्था आपको दिए हमने और फिर दूसरा व्यवस्था। माननीय अध्यक्ष महोदय, बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार व्यवस्था आपको दिए, बताइए क्या है? अध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं देते हैं लाइट जी? जब हम लोग बोलते हैं तो कौन देखता है महोदय? इसको बोलिए देने के लिए जब खड़े होते हैं तो। आप बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ दर्शक दीर्घा में हमारी स्कूल की बच्चियां रहती है महोदय। सब लोग यहाँ पर पूरे सदन की कार्यवाही को देखते हैं महोदय, और यहाँ माननीय विधायक अपने मुंह पे नहीं लगाम लगा के असंसदीय भाषा, जो हम बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं महोदय। कल माननीय सदस्य मोहंती जी ऐसे वर्ड का यूज किए हैं महोदय, सोच नहीं महोदय, पहले सुनिए महोदय। सुन लिया मैडम, सुन लिया। नहीं महोदय, आप सुन लीजिए। मंगवाइए महोदय, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे महोदय। यहाँ इतनी सारी स्पंज करा दिए, इस तरह का हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे महोदय। ये क्या तमाशा बना के सदन के कार्रवाई से बाहर किए हुआ है। चलिए बैठिए। माननीय नगेंद्र जी, सदन के मान्य सदस्य, सदन के कार्रवाई से उनको हटा दिया गया है। सदन के कार्रवाई से हटा दिया गया है। मान्य सदन के कार्रवाई से इस शब्द को विलोपित स्पष्ट कर दिया गया है। कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। अच्छा सुनिए, माननीय सदस्य की, माननीय विपक्षी सदस्यों की भावना बिल्कुल जायज है। मेरा बस एक छोटा सा आपत्ति है, ये उसी समय उठ जाना चाहिए, और जब आसन ने ये नियमन दे दिया कि एक्सपंज कर दिया गया है, तब इस पे आपको शांत हो जाना चाहिए। हमारे तरफ से यही आग्रह है। दीपिका जी, अच्छा नवीन बाबू, चलिए आप लोग हो गया, आपकी आक्रोशित भावना व्यक्त हो गई। मान्य सदस्य, आप लोग हो गया, एक बात एक्सपंज हो गया, एक बात निश्चित है कि विधानसभा में संसदीय और असंसदीय भाषा का डिक्शनरी है। इसलिए सारे मान्य सदस्य से, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, ऐसा कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसमें किसी को तकलीफ होता है। उसके बावजूद
जब ये शब्द आया और हमारे संज्ञान में आया तो मैंने अपना प्रोसीडिंग से इस शब्द को हटा दिया और ये विषय हो गया, बोलिए कुछ हो गया, चलिए। अरे हो गया नवीन जी, हो गया, स्पॉन्ज हो गया। लिखिए नवीन जी, अध्यक्ष महोदय, नगेंद्र बाबू चलिए। एक का माननीय सदस्य जब उसको स्पंज कर दिया गया तो फिर दोबारा उस पर कुछ होना नहीं चाहिए। चलिए नगेंद्र जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए नगेंद्र जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बोल दीजिए। महोदय, सारी बातें हो गई और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, न कोई पक्ष न कोई विपक्ष, संसद की गरिमा रखने की जिम्मेवारी, बनाए रखने का दायित्व तो हम सबों के ऊपर है। मैं इस बात को मानता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए भाषण के क्रम में, उत्तर प्रति उत्तर के क्रम में, जिससे न सिर्फ सदस्य आहत हो बल्कि संसद की गरिमा आहत हो। मैं इस बात को मानता हूं, आपने कहा भी, कल ही नियमन दे दिया था कि इसे एक्सपंज किया जाता है, प्रोसीडिंग से बाहर कर दिया गया। बावजूद इसके आप पीड़ित हुई हैं, दुखित हुई हैं, तो मैं संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैं क्षमा चाहता हूं। हो गया पूरे सदन की ओर से। अब नगेंद्र महतो जी, चल। माननीय अध्यक्ष महोदय, बगुदर बस स्टैंड जो NHI के तहत वहां मार्केट बना है सरकारी जमीन पर, और NHI जो मार्केट बनाया है उसमें जो दुकानें बनी है, उन दुकानों में जो वसूली होता है उसमें जो सरकार के द्वारा बनाई गई है जो NH के तहत, उसका किराया कम है, और जो जनता खुद अपने लागत पूंजी से बनाई है उसका किराया अधिक है। उत्तर तो आया है लेकिन उत्तर स्पष्ट नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उत्तर स्पष्ट करें कि इस तरह का जो दिया गया है रिपोर्ट की जिला परिषद के क्षेत्र में आता है तो सरकार पंचायती राज उसमें कोई भूमिका है उसकी कि नहीं है, कि पंचायती राज के पास भी हमारा अर्जी विनती करना होगा, इनका स्पष्ट कर। माननीय मंत्री, माननीय सदस्य को विभाग के द्वारा काफी स्पष्ट उत्तर दिया गया है, लेकिन उन्होंने पूछा है तो मैं दोबारा से उनके लिए बातों को रखना चाहूंगी कि NHI द्वारा जो बनाया गया दुकान है उसका आवंटन 2008 में तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा मासिक किराया 250 रुपये निर्धारित किया गया, जो अब तक लागू है। जिला परिषद गिरिडीह सामान्य बैठक में इन दुकानों का मासिक किराया दर बढ़ाने हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को पत्र भेजा गया है। और जहां तक विभाग की बात है तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जिला परिषद एक स्वायत्त संस्था है जो अपने सभी प्रकार के कार्यालय व्यय, स्थापना व्यय अपने सहरातों से प्राप्त राजस्व से पूरा करता है। स्वायत्त संस्थान होने के कारण सभी दुकानों का किराया एक समान करने का निर्णय जिला परिषद के सामान्य बैठक में प्रस्ताव लाकर ही किया जा सकता है। लेकिन जो बगोदर बस स्टैंड स्वयं निर्मित दुकानों का आवंटन 25/6/2018 को किया गया था, जो पूर्व के आवंटित दुकानों के 10 वर्ष बाद का है। 2018 में आवंटित जो दुकान का दर निर्धारण
निम्नवत किया गया है अध्यक्ष महोदय। प्रथम 10 दुकान जो मेन रोड में अवस्थित होने के कारण इनका प्रतिमाह किराया 1440 है। 31 दुकान सहाय रोड पर अवस्थित होने के कारण इसका मासिक किराया 1200 है और 39 दुकान प्रथम तल पर अवस्थित होने के कारण इसका मासिक किराया 960 रुपया निर्धारित किया गया है। स्पष्ट है कि इन दुकानों का जो दर निर्धारित है वह व्यावसायिक उपयोगिता एवं उसके होने वाले लाभ के आधार पर किया गया। अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रश्न ये था कि जो आपने खुद बनाया है उसका दर अधिक है और जो सरकार बना के दी है उसका दर कम है, तो अगर ये पंचायती राज के तहत हमारी सरकार उसका जवाब नहीं देगी तो जिला परिषद को जवाब देने का क्या उचित है? वो तो एक विभाग है, एक संस्था है जिसको दी गई है कार्यभार का जिम्मेवारी। लेकिन सरकार का इसमें क्या सोच है कि किस तरह का यहाँ जो अपने बनाया उसको अधिक रेट लगेगा दुकान का और जो सरकार बना दी है उसमें कम रेट में लगेगा? ये कैसा प्रोविजन है? क्या है तो स्पष्ट करें माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर जो प्रावधान है विभाग का कहां तक हस्तक्षेप है और जिला परिषद की जो स्वायत्ता है उसके बारे में सारी बातें उनके सामने रख दी हैं। और जो पुराना 2008 के बने हुए दुकानों के रेंट को रिवाइज करने की बात है उसको जिला परिषद अंचल अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। ये जिला परिषद का मामला है अध्यक्ष महोदय। इसमें विभाग जवाब देने के लिए या कुछ निर्धारित करने के लिए उनका अधिकार नहीं बनता। एक स्वायत्त संस्थान है, इस बात को माननीय सदस्य को समझना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय। चलिए, अब सदन से कोई मतलब नहीं है, जिला परिषद से ही प्रश्न सवाल जवाब होगा। कहने का मतलब ये है वो स्वायत्त संस्था है, यही ना स्पष्ट उत्तर आया है सर। माननीय मंत्री जी और एक बार मतलब नहीं, ये तीसरी बार हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये सदन में यह सवाल आया है तो इसको हम लोग जिला परिषद वहाँ एक सवाल जो माननीय सदस्य क्या है उसके बारे में पत्राचार करते हैं, वो आगे अपना निर्णय लेंगे इस पर। ठीक है। माननीय सदस्यगण, सरिया कॉलेज सरिया के छात्र छात्रा दर्शक दीर्घा में सदन की कार्रवाई देख रहे हैं। मैं सदन की ओर से उनके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। शून्यकाल की सूचनाएं माननीय सदस्य शत्रुघ्न महतो। अब हो गया, अब उतने में हो गया। बताइए क्या सूचना है? अध्यक्ष महोदय, अभी समय थोड़ा मैं नहीं बहुत बार चौथा पांचवा बार अध्यक्ष महोदय आप उसको लिख के भेजवा दीजिए, तो लिख के भेजवा दीजिए उसको। बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन के संबंध में अध्यक्ष महोदय, और जनवरी में लिखा अध्यक्ष महोदय, लेकिन अभी तक विभाग किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया अध्यक्ष महोदय। मैं संसदीय मंत्री जी हैं, हम उनके संज्ञान में देना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि इसका कार्रवाई, इस चिट्ठी पर कार्रवाई कब तक होगा अध्यक्ष महोदय? माननीय सदस्य शत्रुघ्न महतो, बाद में आपका लेंगे, शुरू करने दीजिए, शत्रुघ्न महतो। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सरकार को आदेश करना चाह रहा हूं। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत राज्य कक्षा 8 से 12 तक की छात्राओं को प्रोत्साहन के रूप में 40,000 रुपया राशि दी जाती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता के आधार को मानते हुए योजना की राशि में वृद्धि कर स्नातक तक की छात्राओं को देने की मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य समीर कुमार महंती। अध्यक्ष महोदय, राज्य में 3000 से अधिक संख्या में कार्यरत श्रमिक मित्र के प्रोत्साहन राशि के नाम पर नगण्य रकम का भुगतान किया जाता है। महंगाई की इस दौर में उक्त राशि से एक व्यक्ति का जीवन यापन करना संभव नहीं है।
अतः आसन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि श्रमिक मित्र को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर से मानदेय का भुगतान किया जाए। माननीय सदस्य कुमार उज्जवल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड मयूरहंड, गिद्धौर, पथलगड्डा, लावालौंग, सिमरिया, टंडवा एवं इटखोरी में बालिका उच्च विद्यालयों की कमी से छात्राओं को दूर के स्कूलों में जाना पड़ता है। इससे उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः सदन से आग्रह है कि छात्राओं की शिक्षा सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए शीघ्र इन प्रखंडों में बालिका उच्च विद्यालय का स्थापना किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री संजीव कुमार सरदार जी। अध्यक्ष महोदय, पोटका विधानसभा क्षेत्र +2 उच्च विद्यालय में शिक्षक की गंभीर कमी है। इसके कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही और शैक्षणिक गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। कोई विषय की कक्षा नियमित रूप से संचालित नहीं हो पा रहे, जिसमें छात्र के भविष्य के संकट में है। और तो मैं सदन के माध्यम से सरकार से यथाशीघ्र आवश्यक शिक्षक की नियुक्ति पर व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग करता हूँ। माननीय सदस्य जनार्दन पासवान जी। अध्यक्ष महोदय, चतरा विधानसभा क्षेत्र के कई प्रखंडों में सिंचाई योग्य भूमि होने के बावजूद सिंचाई का घोर अभाव है। हंटवी प्रखंड में मोलनिया नाला पर बांध, ग्राम बलनिया में नसनिया नाला पर बांध, ग्राम जबड़ा में चरका नाला पर बांध तथा कुंदा प्रखंड में बुटकोया नाला पर बांध और नवादा पंचायत के बनियाडी में कच्चा बांध, कन्हाचट्टी प्रखंड के गहरी नदी पर बांध, प्रतापपुर प्रखंड के विष्णुघट्टी नाला जैसे स्थलों पर बांध का निर्माण कर हजारों एकड़ भूमि जो सिंचित की जा सकती है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सभी स्थलों पर बांध बनाकर किसानों के लिए सिंचाई का व्यवस्था की जाए। माननीय सदस्य आलोक कुमार सोरेन। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, काठीकुंड अंतर्गत मधुबन में इंडियन बैंक संचालित है। प्रबंधन के द्वारा बैंक को भुरकुंडा स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। बैंक में 5 पंचायतों के ग्राहक हैं तथा भुरकुंडा दुमका प्रखंड के अंतर्गत आता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के तहत मधुबन दामिन क्षेत्र है तथा नियम अनुसार हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। अतः बैंक शाखा को पूर्वतः बने रहने देने की मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य भूषण तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, गुमला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला मुख्यालय के करमडीपा में स्थापित वीमेंस कॉलेज में प्रोफेसर की बहाली नहीं हुई है, केवल प्राचार्य की पोस्टिंग हुई है। गुमला आदिवासी बहुल जिला है। यहाँ पढ़ने वाले आदिवासी छात्राओं को प्रोफेसर की कमी के कारण पढ़ाई में परेशानी हो रही है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द गुमला जिला मुख्यालय के करमडीपा में वीमेंस कॉलेज में प्रोफेसर की बहाली की जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य सविता महतो जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इचागढ़ के कुकड़ू प्रखंड के पुनर्वास स्थल पर चल रही शहीद निर्मल महतो उच्च विद्यालय में पढ़ने वाले विस्थापित दलित आदिवासी परिवार के बच्चे को विगत 5 साल से साइकिल अनुदान योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ नहीं मिल रहा। अतः मैं आसन के मध्य शहीद निर्मल महतो उच्च विद्यालय उक्त दोनों योजना चालू करने और छात्रों के लिए साइकिल की मांग करती हूँ। माननीय सदस्य डॉक्टर नीरा यादव। अध्यक्ष महोदय, कोडरमा जिले में श्रावण महीने की अंतिम सोमवारी को झुमरी तलैया के झरना कुंड से कोडरमा के ध्वजधारी धाम तक कांवर पद यात्रा निकाली जाती है महोदय। इसमें करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल होते हैं। इस अवसर पर कोडरमा जिले में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की हम सरकार से मांग करते हैं महोदय, और साथ ही राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि सार्वजनिक तौर पर ध्वजधारी महोत्सव का आयोजन करवाया जाए महोदय। माननीय सदस्य मंगल कालीन जी। अध्यक्ष महोदय, जुगसलाई क्षेत्र के कई लोग सरायकेला खरसावां जिला में संचालित रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं। कंपनी प्रबंधन द्वारा
सरकार से निर्धारित किसी भी मापदंडों का पालन नहीं करने जैसे कर्मचारी बीमा, ओवरटाइम का भुगतान, स्थानीय को 75% आरक्षण, कर्मचारियों का इलाज, शुद्ध पेयजल और कैंटीन की सुविधा तक नहीं दी जाती है। मैं आसन से फणित कंपनी पर जांच एवं कार्रवाई की मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार चौरसिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेदिनी नगर निगम एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ खुले में तार और खंभों के माध्यम से बिजली की आपूर्ति होने से सदैव जान माल का खतरा बना रहता है। पूर्व में रामनवमी, मुहर्रम जैसे त्योहारों के दौरान ऐसी अप्रिय घटना घट चुकी है। अतः जन सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए मैं मांग करता हूं कि निगम क्षेत्र में अभिलंब अंडरग्राउंड भूमिगत विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था किया जाए। माननीय सदस्य डॉक्टर लुइस मारंडी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जामा विधानसभा अंतर्गत रामगढ़ प्रखंड के भतुड़िया में अनुमंडल अस्पताल का निर्माण एवं संचालन अति आवश्यक है। इसके निर्माण होने से स्थानीय लोगों के साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 114A पर चलने वाले यात्रियों को भी सुविधा होगी। अतः आसन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि अनुमंडल अस्पताल का निर्माण एवं संचालन शुरू कराने की कृपा की जाए। माननीय सदस्य प्रदीप प्रसाद। माननीय सदस्य सोमेश चंद्र सोरेन। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला प्रखंड अंतर्गत दामपाड़ा क्षेत्र में 72 मौजा स्थित है, जहां लगभग 1 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है। वर्तमान कराडोवा में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित है, जिससे क्षेत्रवासियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है। अतः सदन के माध्यम से मेरी मांग है कि दामपाड़ा क्षेत्र के कराडोबा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उत्क्रमित एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए, ताकि क्षेत्र लोगों को समुचित बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। धन्यवाद। माननीय सदस्य अनंत प्रताप देव जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। गढ़वा जिला भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गढ़वा रोड 54 रेलखंड स्थित नगर उटारी और रमना अंडरपास में प्रतिवर्ष बरसात में जल जमाव से बिशुनपुरा, खरौंदी, केतार एवं भवनाथपुर प्रखंडों का अनुमंडल मुख्यालय, अस्पताल व कोर्ट से संपर्क टूट जाता है। लोग जान जोखिम में डालकर आवागमन को मजबूर हैं। अध्यक्ष महोदय, अतः उक्त स्थानों पर ड्रेनेज के स्थायी समाधान हेतु सरकार द्वारा DRM पूर्व मध्य रेलवे धनबाद को प्रस्ताव भेजने की सरकार से मांग करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय सदस्य डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता। अध्यक्ष महोदय, राज्य के समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत प्रखंड स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर वर्ष 2019 से 15,000 रुपये प्रति माह के अल्पमान वेतन पर कार्यरत हैं। मानदेय में 60 वर्षों से कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। मैं सरकार से इन्हें जिला स्तरीय कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह समान काम के लिए समान वेतन की नीति के तहत प्रखंड ऑपरेटरों को भी 33,000 रुपये प्रति माह मानदेय देने एवं इनकी सेवानिवृत्तिकरण हेतु ठोस नियमावली बनाने की सरकार से मांग करता हूँ। माननीय सदस्य नरेश प्रसाद सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, गढ़वा जिला के कांडी प्रखंड स्थित पंचायत घटहुआ कला के ग्राम रतनगढ़ की दूरी घटहुआ कला पंचायत से 7 किलोमीटर है, जिससे पंचायत वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि उक्त ग्राम की दूरी कांडी पंचायत से मात्र आधा किलोमीटर है। अतः घटहुआ कला पंचायत के ग्राम रतनगढ़ को घटहुआ कला पंचायत से हटाकर कांडी पंचायत में जोड़ने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य नमन बिस्कल कोंगाड़ी जी। अध्यक्ष महोदय, कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बहुल पिछड़ा क्षेत्र है, जहां जंगल पठारी क्षेत्र के कई गांवों में बिजली नहीं है। हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा है कि हर घर में बिजली मिले और सबों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिले, पर वन विभाग ने कई जगहों पर विद्युतीकरण के कार्यों को रोक दिया है,
जिससे आदिवासी मूलवासी ग्रामीण काफी हताश और निराश हैं। अतः सदन के माध्यम से वन विभाग से सहयोग की मांग करता हूं। माननीय सदस्य जगत माझी जी। अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत गुदड़ी प्रखंड में बैंकिंग सुविधा नहीं होने के कारण वहां के आम जनों को बैंकिंग कार्य हेतु सोनवा प्रखंड आना पड़ता है, जिसकी दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न सरकारी योजनाओं द्वारा प्राप्त राशि की निकासी हेतु लाभुकों को सोनवा प्रखंड आना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप उन्हें समय के साथ साथ आर्थिक समस्या का भी सामना करना पड़ता है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि गुदड़ी प्रखंड में बैंकिंग सुविधा प्रदान की जाए ताकि स्थानीय लोगों को अपने वित्तीय कार्यों के लिए दूसरे प्रखंड न जाना पड़े। धन्यवाद। माननीय सदस्य मथुरा प्रसाद महतो जी। अध्यक्ष महोदय, अंचल कार्यालय द्वारा जाति में आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करने में काफी विलम्ब किया जाता है, जिसके कारण छात्र छात्राएं सहित अन्य लोगों को जातीय आवासीय प्रमाण पत्र के अभाव में कई महत्वपूर्ण संबंधित कार्यों का लाभ से वंचित रहना पड़ता है। अतः आसन के माध्यम से मांग करता हूँ आवेदन के 7 दिन के अंदर जातीय आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आदेश पारित किया जाए। महोदय। माननीय सदस्य राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिला सहित राज्य अंतर्गत प्रखंडों तथा अन्य विभागों में 15वें वित्त आयोग के तहत भिन्न भिन्न योजना परियोजना में लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर इंजीनियर और सभी संवर्गों में कार्यरत कर्मियों का कार्यकाल 31 मार्च 2026 को समाप्त होना है, जो विगत 5-10 वर्षों से अल्प मानदेय में कार्य करते हैं। अतः सरकार से मांग है कि इनके कार्यकाल का विस्तारीकरण करते हुए वर्तमान महंगाई को देखते हुए सम्मानजनक मानदेय देने का कष्ट करें। माननीय सदस्य डॉक्टर मंजू कुमारी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत अमझर से देवरी सीमा पपीलो तक, चिकनाडीह पंचायत के गोलाहार गांव से खटोरी पंचायत सीमा तक तथा जेवड़ा गांव से जमामो मुख्य मार्ग तक सड़क निर्माण नहीं हुआ है। सड़क नहीं रहने से ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाई होती है तथा इमरजेंसी में मरीजों को खाट पर ले जाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, अतः वर्णित सड़कों में शीघ्र निर्माण की मांग मैं सरकार से करती हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य रामचंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, पैरालंपिक कमेटी ऑफ झारखंड दिव्यांग खिलाड़ियों को खेल में बढ़ावा दे रही है, जिसे पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। प्रशिक्षण और खेल सुविधाओं के अभाव में कई दिव्यांग खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से वंचित हो रहे था। ग्वालियर के अटल बिहारी वाजपेयी स्पोर्ट डिसेबिलिटी सेंटर की तर्ज पर झारखंड में भी दिसोम गुरु शिबू सोरेन डिसेबिलिटी सेंटर खोलने की मांग करता हूँ। माननीय सदस्य संजय कुमार सिंह यादव। अध्यक्ष महोदय, पलामू जिला के हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उत्तर कोयल परियोजना मोहम्मदगंज में सिंचाई विभाग द्वारा उच्च विद्यालय सिंचाई कॉलोनी संचालित है, परंतु सिंचाई विभाग के द्वारा शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं होने के कारण पठन पाठन बाधित है। अतः सरकार से मांग करता हूं कि शिक्षकों का वेतन भुगतान करते हुए उच्च विद्यालय सिंचाई कॉलोनी को शिक्षा विभाग में समायोजित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको गंभीरता से देखा जाए। माननीय सदस्य सुरेश कुमार बैठा जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड में बच्चा चोरी या अन्य अफवाहों के कारण विक्षिप्तों और अनजानों की मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक है। ऐसी हिंसा रोकना सरकार का प्राथमिक दायित्व है। अतः मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि झारखंड पुलिस द्वारा गांवों, कस्बों और बाजारों में व्यापक प्रचार प्रसार व जनसंपर्क अभियान चलाकर जनता को जागरूक किया जाए ताकि अफवाहों पर विराम लगे और निर्दोषों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद। क्या है, बोलिए। महोदय, देवघर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत महोदय कोरीडीह से 62 मील तक दिगरिया पहाड़ होते हुए आजादी के बाद जो है रोड नहीं बना है महोदय, 6 किलोमीटर का है ये जो है देवघर प्रखंड का है महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं यह रोड जो है यथाशीघ्र बनाया जाए महोदय। माननीय सदस्य
सरकार की तरफ से सभी माननीय सदस्यों से अनुशंसा मांगी जाती है। 15 किलोमीटर हो या उससे अधिक हो, मांगी जाती है तो लिख के दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान आकर्षण की सूचनाएं माननीय सदस्य हेमलाल मुर्मू जी। के ध्यान में गंभीर मामला है, उसको मैं लाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात जेटेट जल्द कराने की मांग को लेकर के कल अभ्यर्थी विधानसभा की ओर लोग घेराव कर रहे थे। पुलिस प्रशासन ने बुरी तरह से लाठीचार्ज किया, उसमें बबलू महतो, रवि रोशन वगैरह गंभीर रूप से चोटें लगी। हम सरकार से ये आग्रह करें अध्यक्ष महोदय, आप याद करिए 2016 में जेटेट की एग्जाम हुआ था, उसके बाद हुआ ही नहीं। लाखों बच्चे ऐसे हैं जो आप कहीं भी शिक्षक बहाली में जाना चाहेंगे या शिक्षक की जो 50,000 पद रिक्त है, आगे वैकेंसी सरकार निकालेगी तो कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि उनको पात्रता परीक्षा ही पास नहीं करेंगे। आप इसको आयोजित नहीं करते हैं, और इस आयोजित नहीं करते हैं इसलिए छात्र या नौजवान मांग को लेकर के प्रदर्शन करते हैं तो सरकार बुरी तरह से लाठीचार्ज कर रही है। शिक्षा मंत्री यहाँ उपस्थित है, आप झारखंड के उन बच्चों को आश्वस्त करिए, प्रत्येक साल आप जेटेट की एग्जाम लीजिए ताकि एक भी बच्चे परीक्षा देने से वंचित नहीं हो सके शिक्षक की नियुक्ति में। इसलिए हमें लगा कि ये गंभीर मामला है अध्यक्ष महोदय। कल जिस ढंग से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कुछ बोलना चाहते हैं नाकामी है और आप उसको आयोजित नहीं करते हैं तो स्वाभाविक है लड़के सड़क पर आएंगे। वही लड़कों ने आपको यहाँ तक पहुंचाया है। अगर आप उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, उनके दर्द को नहीं समझेंगे, आने वाला कल वहां से आपको वही नौजवान आपको हटा भी सकते हैं। तो इसलिए सरकार से हम कहेंगे कि शिक्षा मंत्री जी से कि आप इसको गंभीरता से लीजिए, यही निवेदन है। आप तुरंत जवाब देना चाहते हैं? हाँ, जरा सा दो शब्द में सरकार की स्थिति स्पष्ट कर देना चाहेंगे, क्योंकि सदन के पटल पर आ गया तो ये पूरे राज्य की जनता तक ये विषय जाएगा। मान्यवर, सबसे पहले जेटेट पर ही आ जाते हैं, क्योंकि वही उनका मूल प्रश्न था। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने 31 मार्च की समय का निर्धारण किया है। 31 मार्च तक जेटेट की परीक्षा करा लेनी है, ये अपनी जगह सत्य है। आज मान्यवर हम लोग 17 मार्च में बैठे हैं। दूसरी बात, मैं एक बात और इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगा कि लेगेसी में या हम लोगों को पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा जो प्रदत्त सुविधाएं थी, उस सुविधाओं ने इस राज्य में जेपीएससी की 25 परीक्षाएं होनी चाहिए थी और आज ये राज्य 14वीं परीक्षा पर गुजर रहा है। प्रक्रियाओं को सीधा करने, प्रक्रियाओं को सहूलियत सही तरीके से चलाने में समय लगता है। जेटेट की विसंगतियों को दूर करने में 2015 से नहीं हुआ है मान्यवर। 2015 से 19 तक जो लोग थे उसके लिए भी जवाबदेह हैं। हम लोग जवाबदेह 19 के बाद से हैं। 19 के बाद से हमने ऑनरेबल हाईकोर्ट में शपथ देकर यह कहा है कि 31 मार्च तक हम करा लेंगे। और अगर छात्र इतने अधीर होकर 31 मार्च की समयावधि से पहले सड़क पर उतर जा रहे हैं तो मान्यवर इसमें राजनीतिक प्रयासों का भी हाथ हो सकता है, इसकी भी संभावना निर्मूल नहीं है। तो मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करूंगा कि वो उन नौजवानों तक सरकार का संदेश पहुंचाएं कि सरकार प्रतिबद्ध है और 31 मार्च तक कराने के लिए कटिबद्ध है और हम युवाओं के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। सीटेट को झारखंड में नहीं आने देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध थे कि हमारी नौकरियों पर बाहर के लोग आके कब्जा ना करें, इसलिए सीटेट को हम लोगों ने नहीं किया और जेटेट हम कराएंगे और अपने बच्चों को हम निश्चित रूप से हमलाल बाबू कराएंगे। अब हम 17 तारीख आज समाप्त हो रहा है। तिथि तो आपने घोषणा नहीं किया है। तिथि अगर घोषणा हो जाती कि अमुक तारीख को होगी एग्जाम, मैं नहीं समझता हूँ कि फिर नौजवान सड़क पर आते। और आपने कहा कि पिछले सरकार की लेगेसी, साहब आप 6 वर्षों से सत्ता में बैठे हुए हैं, आपको पिछले सरकार की लेगेसी को दूर करने में और कितने साल लगेंगे ये भी आप सदन को बता दीजिए ताकि राज्य की जनता को समझ में आ सके। बार बार यही आप बोलते हैं भैया, आप 15 में, आप 19 में आ गए, क्या कहते हैं, हाँ 19 में आप सत्ता में आ गए। जो भी गड़बड़ियां थे 1 साल में अब उसको आप सुधार लेते, उसको आप ठीक कर लेते। लेकिन आप 6 वर्षों तक यही बोलेंगे पिछले गड़बड़ी था, पिछले गड़बड़ी था। अभी कब तक जनता सुनेगी आपकी? माननीय मंत्री जी, एक मिनट। माननीय, मेरा सिर्फ यही कहना है कि गड़बड़ियां अगर बहुत लंबे समय की हैं तो उनको साल 6 महीना में दुरुस्त नहीं किया जा सकता।
2019 के बाद से जनता के लिए प्रतिबद्धता के साथ हेमंत सोरेन की सरकार ने तमाम विसंगतियों को दूर किया है। जेपीएससी के एग्जाम हुए, तमाम तरह के विरोधाभास हुए, तमाम तरह के आरोप लगे, कहीं आरोप कोई सिद्ध नहीं हुआ मान्यवर। सीजीएल की परीक्षा हुई, मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक गया, और कौन लोग सीजीएल की परीक्षा को बाधित करने वाले लोग थे, उनकी फोटो किनके साथ थी, ये भी सदन को मालूम है और उस पूरे राज्य को मालूम है। मान्यवर, काम हम करना चाहते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन मान्यवर हम ये उम्मीद करते हैं कि विपक्ष हमारा रचनात्मक सहयोग दे के उस काम में सहूलियत करे, सहयोग करे। लेकिन अगर ये परिस्थितियां बने कि 31 मार्च की समयावधि से पहले हमारे छात्रों को उकसा के और भड़का के सड़क पर सरकार के खिलाफ उतरवा दिया जाए, तो क्या विधि व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखना राज्य सरकार की भूमिका नहीं है? मैं यही कहना चाहूंगा कि 31 मार्च का समय है, मामला ऑनरेबल हाईकोर्ट में पेंडिंग है, और ऑनरेबल हाईकोर्ट के डायरेक्शन पर इसी राज्य ने सफलतापूर्वक निकाय चुनाव कराए हैं निश्चित समय सीमा के अंदर, और हम भी उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल हाईकोर्ट के दिशा निर्देश में सरकार जेटेट की परीक्षा निश्चित समय अवधि में कराएगी। माननीय सदस्य हेमलाल मुर्मू। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये ध्यानाकर्षण सूचना है, हमारे क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में हिरनपुर सबसे घनी आबादी वाला प्रखंड है। वहाँ सामुदायिक भवन का निर्माण 17 बरस पहले शुरू हुआ महोदय। अभी तक सामुदायिक भवन वहाँ पर नहीं है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, और एक जर्जर भवन में चलाया जा रहा है स्वास्थ्य केंद्र, वो किसी भी समय वो कोलैप्स हो सकता है। इसलिए महोदय, मैं ये प्रश्न को बार बार उठाता हूँ, लेकिन अभी तक इसमें कोई प्रगति नहीं हो सक रहा है महोदय। और इसमें पता नहीं विभाग किस ढंग से गोलमोल माननीय मंत्री जी को लोग समझाता है, लिख के देता है, खाली टेस्टे हो रहा है महोदय। एनडीटी टेस्ट हो गया, कंक्रीट कोर कटिंग टेस्ट हो गया, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट हो गया। उसके बाद महोदय अभी डीआईसी के अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, और इसलिए बनाई गई कि उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह समिति का गठन कब हुआ? माननीय मंत्री जी। जो ध्यानाकर्षण लाए हैं हमारे सीनियर विधायक हेमलाल मुर्मू जी सर, ये मामला काफ़ी पुराना है सर, ये 2008 का मामला है। और जब हमें लगता है कि सर जब स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय का ये मामला है, और आज 2026 है सर, तो मैं देख रहा हूँ सर जो भी पुराने मामले सारे मेरे माथे पे आ रहा है। तो ये बात सही है कि वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा था महोदय, और इसको लेकर कुछ गड़बड़ियाँ भी हुई थी, और जब गड़बड़ियाँ हुई तो उस पर PIL भी हुआ, और PIL हुआ तो महोदय हमारे इंजीनियर वगैरह की जो है उसमें भाजपा की सरकार थी सर, और इंजीनियर ने गड़बड़ी किया, तो इसको लेकर जांच चल रहा था। जांच के क्रम में विलम्ब हुआ महोदय, और उसके बाद जब ये प्रश्न मेरे मामले संज्ञान में आया तो हमने इस पर एक्शन लिया सर, और हमने कहा कि नहीं, ये वहाँ पे जब जर्जर भवन में अगर हमारा हॉस्पिटल चल रहा है तो आए दिन कोई दुर्घटना घट जाएगी तो फिर तो जुआर हम ही लोग होंगे। इसको देखते हुए सर आनंद फानंद में हमने वहाँ पे टीम भेजा और प्रकरण रिपोर्ट हमने तैयार करवाया है सर, और हम आपके माध्यम से सीनियर वरिष्ठ सदस्य को अवगत कराना चाहते हैं सर कि विजिबिलिटी रिपोर्ट वगैरह है ये तो हम लोग कराते हैं सर, जब भवन विभाग करता है इसका, ताकि बिल्डिंग हमारा बढ़िया बने, हॉस्पिटल मेरा बढ़िया बने। लेकिन फिर भी हम आश्वस्त करते हैं सर कि हम बहुत जल्द प्रकरण राशि अवेलेबल हो गया है, हम वहाँ पर नया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हम हिरनपुर जो पाकुड़ जिला के अंतर्गत आता है महोदय हम बनवाएंगे सर। मेरा प्रश्न था महोदय कि डीआईसी के अध्यक्षता में जो 4 सदस्यीय कमेटी बनी है, इस कमेटी का फॉर्मेशन कब हुआ? माननीय मंत्री जी। सर
थोड़ा सा समय दीजिए सर, हम मंगवा लेते हैं कि कमेटी का फॉर्मेशन कब हुआ। लेकिन सर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि कमेटी का फॉर्मेशन कब हुआ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये बिल्डिंग कब बन के तैयार हो जाए सर, ये हॉस्पिटल कब बन के तैयार हो जाए। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ सर, ये तो पुराना मामला है, 2008 का मामला है, 26 में हम हैं सर, अब थोड़ा जूनियर हैं सर, आप काफ़ी अनुभवी हैं, आप स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं सर, उस समय ये बना देना चाहिए था सर। इतना लंबा गैप है सर, पुराना बिल्डिंग है, अब उसको ध्वस्त करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा सर, नया बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। तो हम फिर भी हम विश्वास दिलाते हैं सदन को सर कि जो राशि था पूर्व में, उस राशि को एक्सिट करके हम अच्छा सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पर हम देंगे सर। थोड़ा समय दीजिए, और वहाँ पे सर केवल स्वास्थ्य भवन हम नहीं देंगे सर, मैं बता देना चाहता हूँ सर आपको आपके माध्यम से हम सदन को अवगत कराना चाहते हैं सर कि जब से हम सर विभाग को संभाले हैं महोदय, केवल सीनियर लोगों का ही प्रश्न आ रहा है। सरयू बाबू का ही प्रश्न था सर, तो 23-24 का प्रश्न आ रहे हैं, हमारे हेमलाल बाबू जी का भी प्रश्न है सर, 2008 के प्रश्न आ रहे हैं। तो सर ये लैप्सेस था सर, ये बात मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मुझे स्वीकार करने में कोई चिंता नहीं है सर। लेकिन आप देखिए सर 25 से जब से मैं विभाग को संभाला महोदय, एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है महोदय, हम ठीक करेंगे, मैं अब चुनौती देता हूँ सर। और दूसरी बात मैं बता दूं सर कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 188 था सर इस राज्य में है सर, प्राइमरी हेल्थ केयर जो 330 है सर, और प्राथमिक स्वास्थ्य उप केंद्र लगभग 4000 है सर। कहीं काम कर रहा है, कहीं काम नहीं कर रहा है, कहीं बिल्डिंगें पुरानी है सर। लेकिन अब जो सर जो हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हम देने जा रहे हैं सर, वो बिल्कुल सर वो हाईटेक होगा, वहाँ पर सर मैन पावर की फैकल्टी जो होगा सर हम अवेलेबल कराकर सर हम हॉस्पिटल को रन करेंगे सर। तो थोड़ा समय दीजिए सर, हम यही आग्रह करेंगे। थोड़ा समय हमारे अनुभवी हैं सर। हम रही बात थी 4 सदस्यीय टीम कब गई थी, हम डिटेल मंगवा लेते हैं सर, हम अवेलेबल करा देंगे सर। मैंने इसलिए हम ये प्रश्न किए माननीय मंत्री जी से कि ये जांच कमेटी जब गठन हुआ उसके बाद इस जांच का रिपोर्ट कितने वर्षों के बाद आता है। आखिर मैं माननीय मंत्री जी से ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये माननीय मंत्री जी अभी रमजान में हैं, फास्टिंग में हैं, और जो भी बात बोलेंगे हमको लगता है सही बात बोलेंगे, यही उम्मीद है। चलिए, लेकिन ये सिर्फ बात बता दे कि कितने दिनों में उस स्वास्थ्य केंद्र का कार्य शुरू करेंगे, ये एक समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। क्योंकि मामला है आपका नहीं, मामला है सिस्टम का। चाहे कौन था क्या था वो बड़ी बात नहीं है, सिस्टम का के खिलाफ में हम बात कर रहे हैं। सिस्टम को आप ठीक करने के लिए, ठीक करते हुए आप कितने दिनों में ये भवन बनाने का प्रारंभ करेंगे? एक टेंटेटिव टाइम बता दीजिए सर। सब कुछ तैयार है सर, विभाग भी गई थी, विभाग ने भी प्रकरण तैयार कर लिया है, और हम राशि की घोषणा नहीं कर सकते सर क्योंकि सदन है। लेकिन सर बहुत जल्द सर हम आश्वस्त करते हैं सर कि बहुत जल्द वहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, हाईटेक होगा, फैकल्टी के साथ होगा, और शिलान्यास करेंगे, हम करेंगे, सर भी वहाँ साथ करेंगे। चल बहुत जल्द करेंगे सर, बहुत जल्द क्या बहुत जल्द सर कर देंगे सर, जब सारा प्रकरण तैयार है। आपने स्मरण करा दिया कि रमजान का महीना है, फास्टिंग में है, तो थोड़ा सा अभी समझिए। माननीय सदस्य नागेंद्र महतो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बगोदर विधानसभा क्षेत्र का मामला है। सरिया प्रखंड के अमनारी पंचायत के ग्राम करनोडी के बगल में बरसोती नदी बही है, जिस पर 8 स्पैन का पुल की मांग मैं सरकार से किया हूं, और सरकारी वक्तव्य भी आ गया है। इसमें लिखा गया है कि विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो माननीय मंत्री महोदया से मेरा आग्रह होगा कि कब तक इस वित्तीय वर्ष में होगा, कि कितना दिन लगेगा? चलिए माननीय मंत्री जी। ध्यानाकर्षण के आलोक में हम लोगों ने योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण कार्य विभाग को निर्देशित कर दिया है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी आ गई है, विभाग ने उसको पूर्ण किया है, डीपीआर का काम चल रहा है। माननीय सदस्य खुश हो जाएं कि उनके इस प्रश्न पर ही इस काम को आगे हम लोग करा रहे हैं। चलिए नगेंद्र, बिना बात के बैग के ही आपको मिल गया। माननीय सदस्य नवन बिस्कल कोनगाड़ी जी।
अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यान आकर्षण का प्रश्न अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों को लेकर है, जो अति महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के द्वारा जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को जो सराहनीय रहा है, और इसको बेहतर करने के लिए हमारे जो पिछली सरकार ने जो रोक लगा रखी थी नियुक्ति को लेकर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर अल्पसंख्यक विद्यालयों की नियुक्तियों को फिर से चालू किया गया, और नियमानुकूल नियुक्तियां होने के बाद भी अभी भी कुछ वैसे पदाधिकारी हैं जो अल्पसंख्यक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों का अनुमोदन नहीं कर रहे हैं, जिससे शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य। और हमारे चयनित विद्यार्थियों को भी माननीय सदस्य, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। ठीक है अध्यक्ष, मैं जवाब प्राप्त है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा था कि कितना महत्वपूर्ण है यह क्वेश्चन और किस तरह से साजिश रचा जा रहा है अल्पसंख्यक विद्यालयों को, इसलिए मैं उस बात को रख रहा था। अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है, जो लंबा जवाब है उसमें कई नियमों को बताया गया है, जिसमें यह भी बताया गया है कि पहले किस आधार पर शिक्षकों का नियुक्ति और अनुमोदन होता है, और अभी 2025 के आधार पर होना है। अभी माननीय सदस्य, अभी तक आप पूछे ही नहीं, प्रश्न के अंदर में आप संतुष्ट नहीं है। मेरा पहला पूरक यह है अध्यक्ष महोदय, क्या गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों को सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी द्वारा विद्यालय में नियुक्त सहायक शिक्षकों के विरुद्ध नवनियुक्त प्रक्रिया के लिए विज्ञापन की स्वीकृति दी गई थी या नहीं, ये मैं पहला मेरा पूरा जो जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। मान्यवर, ये बड़ा विस्तृत विषय है। माननीय सदस्य ने एक गंभीर विषय को ध्यान आकर्षण के माध्यम से सदन के पटल पर रखा है। मान्यवर, बहुत सारी विसंगतियां प्रतिवेदित हुई और विभाग ऐसी कार्रवाई करना चाहता है, ऐसा एक एसओपी बनाना चाहता है जिसमें इन दावों पर सवाल न उठ सकें, और अल्पसंख्यक विद्यालयों का झारखंड की शिक्षा में योगदान को हम लोग भी नहीं नकारते हैं। हम भी ये मानते हैं कि सुदूरवर्ती ग्रामीण अंचलों में अल्पसंख्यक विद्यालयों ने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया है, निश्चित रूप से उनकी सराहना भी की जानी चाहिए। लेकिन विभिन्न जो न्यायालयों के द्वारा जो न्यायाधीश पारित किए गए हैं, उन न्यायाधीशों ने कहीं ना कहीं इस बात के लिए बाध्य किया है कि एक सुस्पष्ट नियमावली बनाकर सरकार सारी चीज़ों को फिक्स करे कि इसके बाद इसमें और कोई विसंगति ना उठे। जहाँ तक अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों के चयन के अधिकार की बात है, तो सरकार उस अधिकार को अक्षुण्ण भी रखना चाहती है, लेकिन कानून के दायरे में। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय में जो नियुक्तियां हुई थी, वो पहले के नियम के अनुसार हुई थी, और जब तक नया नियम सरकार नहीं बनाती है माध्यमिक विद्यालयों के लिए, अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के लिए, तब तक उन्हीं पुराने नियमों के तहत उनका अनुमोदन क्या सरकार करना चाहती है, ये मैं जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। मान्यवर, हाल के दिनों में विभिन्न न्यायाधीश आए हैं जो समरूप सदृश हैं, और निश्चित रूप से सरकार को भी यह प्रतीत होता है कि नियमावली का गठन अंतिम चरण में है। बहुत जल्दी इसका समाधान हम लोग कर लेंगे, और हम ये उम्मीद करते हैं कि नियमावली के गठन के उपरांत इन विसंगतियों को बहुत कम समय के अंदर में हम लोग पूरा कर लेंगे। ठीक है कोंगाड़ी जी। नहीं अध्यक्ष महोदय, चूंकि माध्यमिक विद्यालय जो अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय नियमानुकूल नियुक्ति के तहत विभाग से परामर्श लेकर और
नियुक्ति चयनित किए हुए 2-3 वर्ष हो गए। जो सरकार का जवाब आया है जिसमें न्यायालयों का, न्यायाधीशों का जो जजमेंट है उसमें मैं देख रहा था, उसमें समय सीमा का भी निर्धारण था। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि माध्यमिक जो अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के जो अनुमोदन के लिए विभाग में आया है निदेशक के यहाँ, तो निदेशक के यहाँ कितने समय सीमा के अंतराल में उसे अनुमोदन देना है या देना था पहले नियम के अनुसार? क्योंकि यह बहुत पुराना मामला है, 2-3 साल का मामला है, और ये जो नया नियमावली आया है यह तो 2025 में आया है। तो पहले नियम के अनुसार समय सीमा क्या था अनुमोदन करने का, इसे बता दें अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यक विद्यालयों को अपने यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित करने, शिक्षकों के चयन करने के संबंध में अधिकार जरूर दिए गए हैं, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अधिकार अक्षुण्ण नहीं है। इन अधिकारों पर उनके अनुमोदन के लिए उनको विभाग से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में यदि विद्यालयों के शिक्षक चयन की प्रक्रिया में किसी विसंगति की सूचना प्राप्त होती है तो विभाग उसकी भी जांच कराता है कि सारी विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए इस शिक्षक की नियुक्ति की अनुशंसा संबंधित विद्यालय के द्वारा की गई है। थोड़ा समय व्यतीत हुआ है, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि बहुत जल्दी इसका निराकरण करने की दिशा में हम लोग बढ़ चुके हैं। प्राथमिक विद्यालयों के लिए नियमावली गठित की जा चुकी है, माध्यमिक विद्यालयों के लिए नियमावली का गठन अंतिम चरण में है और बहुत जल्दी हम लोग इसका एक सम्यक समाधान निकाल देंगे जिसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। हाँ बोलिए। माननीय मंत्री जी ने चूंकि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का हवाला भी दिए हैं, जो सरकार का उत्तर में भी इंकित है। महोदय, मैं सिर्फ इतना ही पूरक जानना चाहता हूं महोदय कि क्या ये जो है आपका एक्ट 1981 की धारा 18(3)B के दूसरे पैरा में जो अंकित है महोदय, क्योंकि सरकार का उत्तर आया तो मैं पूरा डिटेल्स नहीं जा रहा हूं, इस उपधारा के अधीन किसी शिक्षक के नियुक्ति में सहमति देते समय बोर्ड केवल महोदय बोर्ड केवल इस बात की जांच करेगी कि प्रस्तावित नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप है या नहीं। अन्य बात में पढ़ने अथवा प्रस्ताव के औचित्य पर उनको विचार करने का अधिकार नहीं है। ये क्या है महोदय? ये बिहार शिक्षा नीति का एक उपधारा है महोदय। केवल मैं सरकार से इतना जानना चाहता हूं कि क्या इस अधिनियम को विलोपित किया गया है? अगर विलोपित किया गया है तो इसको कब विलोपित किया है महोदय? जो ये जो जवाब जो आया है महोदय, ध्यानाकर्षण का जो जवाब आया है, क्योंकि इसमें न्यायालय का जिक्र है, राज्य में तो इस प्रकार का कोई निर्देश नहीं आया है महोदय। तो अधिकारी अगर महोदय दूसरे राज्य का जो निर्णय है किसी एक पर्टिकुलर कोई विद्यालय का, उसको अगर हमको थोपने का प्रयास करे तो हमको तो लग रहा है कि तब तो ये दुर्भावना से प्रेरित होकर हमको लग रहा है कि भाई इनको किसी भी प्रकार से डैमेज करिए या किसी भी प्रकार से इनको प्रताड़ित करिए। क्योंकि महोदय नियम अनुकूल ही 150 शिक्षकों की नियुक्ति हुई और जिसको आज वेतन नहीं दिया जा रहा है महोदय, तो इस महंगाई में वो अपने बाल बच्चे का परवरिश कैसे कर रहे होंगे, उसका कैसे चल रहा होगा। तो महोदय मेरा शिक्षण कार्य भी बाधित हो रहा है महोदय। मेरा सिर्फ क्योंकि वो बहाली जो है वो नियमानुकूल है, तो केवल मंत्री जी इतना ही बता दें कि क्या उस नियमावली को विलोपित किया गया है, और अगर विलोपित नहीं किया गया है तो क्या सरकार इस नियम जो पूर्व के नियमन है उसके आधार से इसको पुनः लागू कराते हुए उनको वेतन देने का काम करेगी? यही मैं जानना चाहता हूँ। मान्यवर, बिहार की जिस धारा उपधारा का उल्लेख उन्होंने किया, उसके विलोपन की सूचना विभाग के द्वारा तो अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन मेरा यह स्पष्ट मानना है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है,
अगर वो दिल्ली में बैठकर एक न्याय निर्णय सुनाता है तो वो भले झारखंड के लिए आप उसको निर्णय ना माने, लेकिन वो लागू झारखंड होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट अपने न्यायाधीश में कहा है कि उनके अधिकार अक्षुण्ण रहें, लेकिन सरकार के जो नियम है उन सरकार के नियमों का अनुपालन भी अल्पसंख्यक विद्यालयों को करना होगा। मैं यह मानता हूं कि शिक्षकों की नियुक्ति के अनुमोदन में विलंब हुआ है और इस विलंब में चाहे किसी अफसर के वेस्टेड इंटरेस्ट हों, प्रक्रिया की गलतियां हों, इन्हीं तमाम चीजों को संज्ञान में लेते हुए सरकार ने नियमावली के गठन की प्रक्रिया को शुरू किया है, जो कि अंतिम चरण में है। और मैं समझता हूं कि ये नियमावली प्रवृत्त होते ही इन तमाम विसंगतियों का निराकरण हो जाएगा और माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही, मैं इसी को तो माननीय मंत्री जी भी जो इसका जवाब दे रहे हैं कि भाई इस प्रकार का कि जो अधिनियम, जो कोई नए नियम आए नियम नहीं है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहाँ हस्तक्षेप करने के लिए बोल रहे हैं महोदय। और जो बहाली हुआ है शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई है महोदय, वो तो नियम अनुकूल है महोदय। तो नियम अनुकूल होते हुए भी अगर उनके अधिकारों पर अगर हस्तक्षेप किया जाए महोदय, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है महोदय। मैं इस सदन के माध्यम से ये कह सकता हूं महोदय कि अगर आज महोदय माननीय विधायक के रूप में राजेश कच्छप अगर इस सदन में बोल पा रहा है महोदय, तो ही अल्पसंख्यक विद्यालयों का देन है महोदय, जो आज सदन में खड़ा होकर के आपके सम्मुख यहाँ पे बोलने का साहस कर रहा है महोदय। माननीय सदस्य के यह कहने से पहले अल्पसंख्यक विद्यालयों के झारखंड गठन और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान पर मैंने स्वयं सराहना की। मैंने स्वयं इस बात को कहा कि सुदूरवर्ती ग्रामीण अंचलों में, जंगलों में, पहाड़ों में शिक्षा देने के उनके जो प्रयास थे उनकी हम लोग भी सराहना करते हैं। मान्यवर बहुत स्पष्ट लिखता है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न न्यायाधीशों में यह स्पष्ट कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 के बंदों के अधीन अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त विद्यालयों की प्रबंध समिति को प्रदत्त प्रशासन का अधिकार निर्बाध नहीं है। लेकिन मैं पुनः दोहरा के कहता हूं कि हम इस बहस में, इस तर्क और वितर्क में न जाते हुए एक सम्यक दृष्टि अपनाते हुए आपके माध्यम से उनको यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि नियमावली का गठन अंतिम चरण में है और नियमावली प्रवृत्त होगी तो उसमें तमाम इन दावों और वादों के ऊपर एक एसओपी निश्चित बनेगी कि अल्पसंख्यक विद्यालयों ने यदि किसी शिक्षक के नियुक्ति का प्रस्ताव किया है तो विभाग को उसको कितने दिनों के अंदर में स्वीकृति प्रदान करनी है। तो मैं बस आग्रह करूंगा कि वो थोड़ा सा इंतजार करें। चलिए, अब हो गया कोंगारी जी, हम इस प्रश्न को स्थगित कर देते हैं। चलिए, एक प्रश्न में अगर पूरा टाइम ले लीजिएगा तो वैसा होता है। अब बाकी लोगों का भी प्रश्न है, उसका ध्यान रखिए। एक प्रश्न में समाप्त होगा, चलिए पूछ लीजिए। चलिए पूछिए। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, नया नियमावली बनने के पश्चात क्या नियमानुकूल नियुक्त और चयनित शिक्षकों को अनुमोदन सरकार करेगी या नहीं, और ये जो प्रक्रियाधीन है, यह प्रक्रियाधीन का अभी कहां तक है, किस स्टेज में, इसके भी जानकारी हमें चाहिए। चलिए माननीय सदस्य, मैं तो हस्ताक्षरी नहीं हूँ, आप हस्ताक्षरी नहीं है, केवल स्पष्ट कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय कि माननीय मंत्री जी कह रहे कि नई नियमावली बनेगी। अगर नियमावली अब के बहाली के प्रतिकूल हो जाए, ये इनके मन में यह जिज्ञासा है कि अगर प्रतिकूल हो गया तो फिर इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा कि मेरा होगा कि नहीं, इतना ही जानना है इनको। माननीय मंत्री जी महोदय, जो उनकी दो पूरक आए या दो जिज्ञासाएं आई, मैं स्पष्ट उनसे यह कहना चाहूंगा कि जब मैं सदन में कह रहा हूं कि अंतिम चरण में है तो बहुत जल्दी हो जाना है। नियमावली का गठन जल्दी हो जाना एक विषय है, और जिन योग्य और अर्हताधारी शिक्षकों की अनुशंसा स्कूल प्रबंधन समिति के द्वारा की गई है, उनके दावों और उनकी
बातों को सरकार निश्चित रूप से नियमावली में रखेगी और हम कतई ये नहीं चाहेंगे कि जिन लोगों ने पिछले 2-2.5 वर्षों से वहां पर काम किया है वो नियमावली के किसी एक नियम या एक कानून के माध्यम से उनके दावों को निरस्त किया जा सके। ठीक 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 चलिए मान्य सर चंद्रदेव महतो, चंद्रदेव महतो हो गया चंद्रदेव महतो चलिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा को लेकर था, जिसका जवाब आया है। जवाब में यह कहा गया है कि झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के माध्यम से सभी राज्यकर्मियों को चिकित्सा का लाभ दिया जा रहा है। दवा का भुगतान, अंतर्राष्ट्रीय दावों से संबंधित मामलों को झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के द्वारा निरंतर निगरानी भी की जा रही है। महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण में ही एक उदाहरण हमने दिए थे, जो भुक्तभोगी भी है, ज्ञानदेव साहू। इनका पिता का इलाज में 6,98,000 रुपया खर्च हुआ और मात्र 1,42,000 रुपया का भुगतान हुआ। और यह जवाब में दिया जा रहा है कि भुगतान लगातार किया जा रहा है और इसका निगरानी भी किया जा रहा है। जिसका मैंने उदाहरण दिया था, ज्ञानदेव साहू को लीगल नोटिस दिया गया हॉस्पिटल की ओर से। तो ये जो मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे लोग, पैसा दे करके इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो इससे तो बेहतर था कि पहले की जो व्यवस्था थी वो बेहतर था। कम से कम नया व्यवस्था है, उसमें ये किया जाए कि इसको अच्छी किया जाए। दूसरा, और एक कल ही मैं हॉस्पिटल में भी मिलने गया था, हमारे ही क्षेत्र के है जोगेश कुमार महतो, वो मेदांता रांची में इलाज करवा रहे हैं। उनका सर्जरी होना है। जो राज्यकर्मी है उनको इसके संबंध में, कैशलेस के संबंध में कुछ जानकारियां हैं, लेकिन उनके परिजनों को ऐसा पूरा जानकारी नहीं है। उन लोगों ने मेदांता में यह पता करके क्या कि यहाँ सर्जरी होगा कि नहीं, तो बताया गया कि हाँ वहाँ सर्जरी होगा, भर्ती कराइए। भर्ती करा दिया गया। 4 दिन बाद उन लोग को बताया जा रहा है कि ये कैशलेस से आपको नहीं मिलेगा। फिर हमने जब बात किया तो बताया गया कि नहीं सर, यह सर्जरी तो हम लोग करते हैं लेकिन ईएनटी का नहीं करते हैं, ईएनटी के लिए कटहल मोड़ जाना होगा। तो इतना विस्तृत जानकारी परिजन नहीं रखते हैं, लोग परेशान है और इस परेशानी को सरकार समय पर समझ नहीं रही है, इसका निराकरण नहीं हो रहा है। तो इसके संबंध में चाहते हैं कि जो लाया गया नया, इसमें कम से कम ऐच्छिक इसको किया जाए। माननीय मंत्री। माननीय विधायक श्री चंद्रदेव महतो जी का जो ध्यान आकर्षण है महोदय, निश्चित तौर पर राज्यव्यापी है और काफ़ी गंभीर ध्यान आकर्षण इस राज्य के लिए। सर आपको बता दें कि सर 1 मार्च 2025 को राज्य के कर्मियों के लिए सर हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर सर हमने तमाम राज्य कर्मियों के लिए महोदय स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना के तहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हम लाए सर। तो स्कीम लाने के बाद सर कई तरह की खामियां सर उसके बाद आई सर। स्कीम में का लाभ कई स्वास्थ्यकर्मी ने लिया भी सर, किसी ने प्रशंसा भी की, और कुछ जो त्रुटियां आई वो बातें साइड इफेक्ट के तहत हमारे पास आ रही है महोदय। हम माननीय विधायक जी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो आप बात बता रहे थे कि ज्ञानदेव साहू जो इंश्योरेंस क्लेम किया गया था 1,42,000 रुपया, जो क्लेम का राशि था सर 6 लाख लगभग 7 लाख के ये राशि था, उसको लाभ मिला है 1,42,000 महोदय। इसमें हम क्या बताएं महोदय कि जो स्वास्थ्य बीमा जो कंपनी ने काम दिया महोदय, इसने गड़बड़ियाँ थोड़ी की है सर, इस पर हम लगाम लगा रहे हैं। और सर आपको बता दें सर कि एक सेकंड सर ये राज्यकर्मियों द्वारा नियमित प्रीमियम बीमा का हम लोग रेगुलर भुगतान करते भी हैं सर। वो हमसे क्लेम करता है, हम उसको भुगतान करते हैं। इसी क्रम में थोड़ा बहुत वो इधर उधर करता है सर। राज्यकर्मियों के द्वारा इलाज में हुए खर्च के आलोक में रिम्बर्समेंट की जो अनुरूप वर्तमान कार्यरत बीमा कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किया गया है।
ये जांच का विषय हम जांच करा लेंगे। और मैं माननीय विधायक जी को ये भी कहना चाहता हूँ कि जब हम लोगों ने स्कीम को लागू किया था तो कई त्रुटियां मिली थी सर, और उसमें क्या हो रहा था कि मान लीजिए कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, सर का इंजरी, हेड इंजरी हो गया सर, तो हॉस्पिटल क्या करता था, हेड इंजरी का ही सर कंपनी भुगतान करती थी, और मान लीजिए उसका पैर टूट गया तो उसका भुगतान नहीं कर पा रही थी, तो उसको लेकर सर वो किसी और हॉस्पिटल में उसको ट्रांसफर कर दे रहा था सर। इसको कई खामियां था सर, इसको फिर हम लोगों ने सुधारा सर। हम लोग इस पर डीपली बैठक करके हम लोग पहले था सर CGSS के तहत भुगतान नहीं हो पा रहा था, अब हम लोग सुधार कर नई प्रक्रिया के तहत हम लोग ला रहे हैं सर, और नई प्रक्रिया में जो खामियां था सब कुछ सुधार दिए हैं। अब जो क्लेम करेगा सर उसको नियमित हम लोग भुगतान करेंगे सर। और रही बात सर साहू का जो पैसा है, जो क्लेम है सर, हम माननीय विधायक जी को आश्वस्त करते हैं कि उनका 7 लाख जो बकाया है उसका भुगतान हम लोग कर देंगे। चलिए चंद्रदेव जी। महाराज, त्रुटियां पहले थी जिसको सुधार कर लिया गया है, मंत्री जी द्वारा बताया गया, लेकिन ये 1 मार्च 2025 से सुधारा हुआ बात बोल रहा है। मैं कल का बात बता रहा हूँ, जोगेश महतो को नहीं सुविधा मिल पा रहा है। महोदय, त्रुटियां अभी भी है, त्रुटि निराकरण में हो सकता है समय लगेगा, लेकिन तब तक के लिए यदि ऐच्छिक किया जाता है तो राज्यकर्मियों को राहत मिलेगा। हम मानते हैं कि राज्यकर्मी सरकार का रीढ़ है, रीढ़ के साथ यदि ऐसा ही हो रहा है तो इसको देखने की जरूरत है महोदय, तो तत्काल इस पर किया जाए, और जो जोगेश महतो है उनका भी इलाज का इससे करवाया जाए। और माननीय मंत्री जी, और एक माननीय मरीज के बारे में बोल रहे हैं, उनको भी दिखवा लीजिए। सर जोगेश कुमार महतो के बारे में जानकारी मिला है, संज्ञान में आया सर, ठीक, इसको हम लोग वार्ता करके रास्ता निकालेंगे सर। एक बात और हम कहना चाहते हैं सर, महोदय, निराकरण होने तक क्या माननीय सदस्य की जो चिंता है सर, सुन लीजिए चंद्रदेव जी, सुन लीजिए सर। माननीय सदस्य की जो चिंता है भली भांति सर हम परिचित हैं सर। आपके माध्यम से मैं आश्वस्त करता हूँ सर कि राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन में वर्तमान कार्यरत बीमा कंपनी की भूमिका, अस्पताल के साथ समन्वय, निर्धारित पैकेज, क्लेम प्राप्त करने की प्रक्रिया, भुगतान में देरी आदि जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विभागीय स्तर पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा के ऊपर हम टीम गठन किए हैं महोदय। निश्चित तौर पर महोदय हम लोग, हमारी सरकार स्वास्थ्य जितने लाभ देने के लिए ये स्कीम को हम लाए हैं, अगर लाभ हम नहीं दे पाए तो ये तो हमारा फेल्यूर है सर। हम चाहते हैं कि जितने भी राज्य के तमाम स्वास्थ्य जितने भी कर्मी हैं महोदय, उनको बेहतर से बेहतर हम चिकित्सा मुहैया पहुंचा सके, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और रही बात सर कि जगदीश कुमार महतो जी के बारे में बता रहे हैं, मैं आज ही बात करके उनका जो इलाज है, संपूर्ण इलाज हम लोग कराएंगे, सरकार कराएगी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, अभी समय हमारा, अब संसदीय कार्य मंत्री को पुकारने कहा हुआ। 1 मिनट, संसदीय कार्य मंत्री। हम ये कह रहे थे अध्यक्ष महोदय कि जो ध्यानाकर्षण है इसको कल 10 बजे से ले लीजिए, बहुत लोगों का बैकलॉग हो गया। अब एक पीड़ा आपको हम बताएं, माननीय सीपी बाबू, आप भी इस आसन को सुशोभित कर चुके हैं, हमने ये भी प्रयास किया लेकिन फलाफल बहुत अच्छा नहीं निकला। अभी आप बता देते हैं, अभी शून्यकाल में हम लोग को 10 मिनट समय बच जाता है, तो 30 मिनट का ध्यानाकर्षण का सूचना होता है, 40 मिनट हमको ऐसे ही मिल जाता है, लेकिन 40 मिनट जद्दोजहद करने के बाद हमारा भी उसमें इंटरप्शन होने के बाद 4 फ्लो है। अब क्या करेंगे, 1 घंटा देंगे तो 4 फ्लो होगा ज्यादा से ज्यादा, यही विषय है। फिर भी देखते हैं, फिर भी आपने सुझाव दिया उसको हम मानते हैं। मान्य, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 237, 239 तथा 241 के अधीन क्रमशः लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के गठन हेतु अध्यक्ष झारखंड विधानसभा को प्राधिकृत करे। प्रश्न यह है कि यह सभा झारखंड विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 237, 239 तथा 241 के अधीन क्रमशः लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति
तथा सरकारी उपक्रम संबंधी समिति के गठन हेतु अध्यक्ष झारखंड विधानसभा को प्राधिकृत करें। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मंत्री प्रभारी वित्त महोदय, मैं पंचम राज्य वित्त आयोग के द्वितीय प्रतिवेदन एवं एतत् संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। मान्य सदस्यगण, सभा की कार्रवाई 2 बजे अपराह्न तक